है ना, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि इसका इंट्रो है ना, इंट्रो। ठीक, अब देखो इंट्रो में हम क्या बताएंगे भारत के भौतिक भूगोल में के विषय में कि भारत की अवस्थिति कैसी है, भारत का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार क्या क्या है, सबसे पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी जो भी बिंदु हमको पढ़ना है वह पढ़ना है। ठीक, अब भारत कहते हैं किसको है, नाम कैसे पढ़ा, ये सब अपना जानने की जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये पूछता भी नहीं है बीपीएससी। जहाँ से क्वेश्चन हिट होता है हम उसको यहाँ से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जानने का। देखो अगर आपसे संक्षेप में इसका इंट्रोडक्शन पूछेगा यानी परिचय पूछेगा तो क्या बताइएगा। देखिए किसी भी देश का जब यह मेंस में पूछा जाता है तो किसी भी देश की जो अवस्थिति होती है ना, तो सबसे पहले आप उसको कॉन्टिनेंट के कंसेप्ट में बताइए। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, है ना। हमने बताया था ना कितने महाद्वीप है पूरे देश में, उस महाद्वीप में भारत की स्थिति किस महाद्वीप में है। ठीक, तो अगर आपसे इंट्रोडक्शन पूछे तो बोलिए कि भारत जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, या एशिया महाद्वीप का एक देश है जो कहाँ स्थित है। देखो कितना सुंदर वर्ड है कि भारत कहाँ है हमारा, भारत हमारा एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। ठीक हो गया। अब देखो अब हमने एशिया का महाद्वीप भी बता दिया, अब हमको क्या बताना है कि इसकी स्थिति कहाँ बताना, मतलब कि गोलार्ध में। गोलार्ध का मतलब यह होता है कि जैसे यह हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, यह हमारा ग्लोब हो गया और हमारे भारत की स्थिति जो है यहाँ पर किस क्षेत्र में आएगा, है ना, किस क्षेत्र में आएगा। तो देखिएगा कि अगर आपके पास मैप होगा इंडिया का तो देखिएगा कि हमारा कर्क रेखा हो गया, तो कर्क रेखा बोलते हैं, तो क्या मतलब विषुवत रेखा हमारा हो गया। तो भारत की स्थिति देखिएगा ना मैप में कि यहाँ के आसपास में है ना, यहाँ आसपास में है। और इस सारा का सारा कॉन्टिनेंट कौन सा हमारा आता है, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो भारत जो है हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है और कहाँ है, इसकी स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ठीक, अब देखो हमको दो चीज यहाँ पर पॉइंट मिला पीटी के लिए कि भारत कहाँ स्थित है, पहले भी एक एशिया में स्थित है और दूसरा क्या फैक्ट मिला कि यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इग्नू से अगर कोई एमए करता है ना, इग्नू बोलते हैं, क्या नाम उसका, कुमार भवन पटना में है, छोड़िए, उन्हीं से जो एमएससी करता है तो उनके पास एमएससी की जो भूगोल की किताब है उस किताब में लिखा है कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, क्लियर है। लेकिन अगर आप लूसेंट पढ़िएगा या फिर आपको ये मनोहर पांडे की अरिहंत वाली किताब आती है जीके की पढ़िएगा, उसमें दिया गया हो कि भारत क्या है कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, भारत क्या है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह जो कथन है यह सरासर कथन गलत दिया गया। देख रहे हैं कि हम जो गोलार्ध की बात करते हैं तो हमने मैपिंग किया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हमने क्या कंसेप्ट में आया कि भारत की स्थिति यही आती है। तो ई कोना कौन सा हो गया, देखो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, या ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो यह वाला कोना क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा ना, है ना, उत्तर पूर्वी। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की जो स्थिति है कहाँ है, एशिया महाद्वीप में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमने क्या कहा, हमने ये बता दिया कि वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यह हमारा भारत का मैप है, यहाँ से इसको देखो बीच में है, यह हमारा क्या है, यह हमारा भारत का मैप हो गया बीचों बीच। अब देखो कि भारत जो है वह क्या है कि तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। यानी क्या कि भारत की जो स्थिति है वह थ्री साइडेड क्या है, वाटर लॉक्ड है, वाटर लॉक्ड है। अच्छा अब देखो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत की देख स्थिति कैसी है दक्षिण की ओर, यहाँ ध्यान से देखो सब कुछ मैपे में है, कहीं कुछ नहीं जाना है हमको। भारत की स्थिति कैसी है पर देख रही हो, दक्षिण की ओर क्या है, त्रिभुजाकार है, यानी साउथ की ओर भारत जो हमारा कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, यानी त्रिभुजाकार आकृति का है, त्रिभुजाकार आकृति का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चों को पता है कि भारत क्या है कि तीन ओर से घिरा हुआ है पानी से। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम अरब सागर और दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर हो, यह किसका विस्तार है, यह वास्तव में इंडियन ओशियन का ही विस्तार है। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिएगा, ये तो हमारा भारत का हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब देखिएगा कि जब अगर वर्ल्ड के सिनारियो में देखेंगे, आप जरा वर्ल्ड का मैप याद कीजिए, उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड के मैप में अभी भी क्या है कि भारत की स्थिति जो होती है वह सेंट्रल है। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय,
इसका क्या मतलब हुआ, ये इस यह वाला भाग है, तो जैसे कि यह वाला भाग तो हमको मैप में मीनिंग आया होगा तो बोलिएगा कि पूरब में है, लेकिन पूरब में वास्तव में नहीं है। जब ग्लोब देखिएगा गोल वाले हिस्से में ना, तो उसकी स्थिति कहाँ होती है, सेंट्रल में ये चला आता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यहाँ जाके मिल गया हुआ है। यही भाग बीचों बीच पड़ता है, जो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे उज्बेकिस्तान हो गया, सब हमारे केंद्रीय भाग में पड़ता है। आई बात समझ में। तो हमको यहाँ से 3 चीज मिला, पहले क्या क्या चीज मिला। पहला चीज मिला कि भारत क्या है, कि भारत एशिया महादेश में स्थित है, महाद्वीप में स्थित है। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट क्या मिला कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र में भारत की स्थिति कैसी है, केंद्रीय है। यह याद रहेगा आप लोगों को, ठीक। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, इसका विस्तार देखते हैं, यानी एक्सपेंशन इसका देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ है ना। बताओ तो पल्लवी, इसका एक्सपेंशन कहाँ है, इसका इंडिया का। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। देखो, इस विस्तार को हम लोग पहले 2 भागों में बांटेंगे, ठीक। सबसे पहले देखते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। यह बहुत बार बीपीएससी पूछता है ना, अक्षांशीय विस्तार क्या है। फिर हम लोग देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखो, भारत का इसको हम मैप में दिखाते हैं कैसे आता है, ठीक। देशांतर, हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट 27 हाँ मिनट कहाँ तक। अब उत्तर है तो पूर्व में कहाँ होगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा, पूर्व, ठीक। अब देखो, अब यही लास्ट जाएगा ना, हाँ यही लास्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी। समझ रही हो बात को, उत्तर और पूर्वी। यहाँ ध्यान से देखो, इससे भी साबित क्या होता है कि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कोनवा में स्थित है। इसको याद कर लेना, ये सब भूलना नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जरा बताइए तो कि किसी बालक को यह समझ में आता है कि 8 डिग्री कैसे मेंशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम मेंशन करेंगे, आपके पास मैप होगा, समझ लेना क्या है। देखो, हमने कहा कि इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय पहले क्या होता है समझ लीजिए, फिर से बता देते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया। इसको क्या बोलते हैं बताओ तो, ये नीता कौन सा लाइन बोलते हैं इसको, जो विषुवत रेखा के समानांतर होता है। चलिए अक्षांश रेखा होता है, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक। समझे नीता। और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जो काल्पनिक रेखा मिलाती है, उसको कौन सा रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रूप में हो। हाँ, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक। अब देखिए, हमारी पृथ्वी ऐसी ही है। देखो समझो, ये बेसिक क्लास है, ये समझ में आएगा तो भूगोल खत्म हो जाएगा, भूगोल में कोई डरने की बात नहीं है। अब देखो, अब हमको क्या दिखाना है कि हमने दिखाया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, मतलब क्या कि यह रेखा है, अक्षांश मतलब यही रेखा हो गया ना, यह कहाँ से कहाँ है। हमको पता है कि यह जो रेखा इसे जाती है कैसा है, ये तो 0 डिग्री लाइन हो गया हमारा। अब यहाँ देखो ध्यान से, जैसे यहाँ तुम आती हो ना, देखो यहाँ पर आगे जाओ निकल करके, है ना, यहाँ आपको 8 डिग्री मिल रहा है। सारे बच्चे के पास मैप होगा तो देखना कि जो कन्याकुमारी के नीचे जो हमारा पॉइंट है, उससे भी नीचे देखो, यहाँ पे अंडमान के पास में जाता है, ये नानकौरी आइलैंड है अंडमान में। देखो यहाँ पे 8 डिग्री के पास में है, तो इससे थोड़ा सा और ऊपर में जाओगी ना, तो यहाँ से हमारा इंडिया का विस्तार शुरू होता है कन्याकुमारी से। है तो हमारा अंडमान में भी, लेकिन जो अक्षांशीय विस्तार माना गया भारतीय मानक के, अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर, वो 8 डिग्री 4 मिनट से माना। तो यहाँ देखो 8 डिग्री 4 मिनट से देखो लंबाई कहाँ तक फैला हुआ है, देखो तो लंबाई यहाँ पे कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, आगे आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए 36 है, फिर यहाँ खत्म है, यानी जहाँ पर हमारा देखिएगा काम्पीरी दीवार एक है, जो कि अभी सीओके के पास में है, चाइना कश्मीर में है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, देखो यहाँ तक है ना। ये हुआ लंबाई वाला, समझ में आया। सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर ये सारा सब देख रहे हो, ऐसे ये रेखा हमारा कैसे है गया हुआ है ना, ये कौन सा विस्तार होगा, अक्षांश विस्तार, यानी उत्तर से दक्षिण तक, यानी देख रहे हो उत्तर। अब यहाँ पे उत्तर खाली कहाँ है लिखा हुआ, जरा सोचो, क्योंकि हम ये कहाँ है, नीचे जाओगे तो नीचे तो विषुवत रेखा मिलेगा ना, तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, इसलिए इसको उत्तर मान लिया गया हुआ है।
तो यही इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका विस्तार होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार। देखिए ये पैरेलल रेखा खींचा गया हुआ है, ठीक। अच्छा, उसी प्रकार देशांतर यहाँ देखो 68 से 60 डिग्री। अब यहाँ जब आइएगा, अब ऐसे लंबाई वाले भाग में, इसमें नहीं दिख रहा है, बड़े वाले मैप में आपको दिखेगा, उसमें आप देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही इसका एक्सपेंशन करना है। आई बात समझ में? तो इस डाटा को याद रखना, ये डाटा काफी महत्वपूर्ण, पूछा भी जाता है बहुत बार। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ देखिए अब देखो हमने इसका एक्सपेंशन तो देख लिया। अब हम देखते हैं क्या कि जो जैसे यहाँ देखो गुजरात है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत का जो डिस्टेंस है, यानी वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, यानी पूरब से लेकर के पश्चिम तक, इसका कितना एक्सपेंशन है ये भी पूछा जाता है, ठीक। कितना है किसी को पता है? पूरब से लेकर के पश्चिम तक भारत का कितना डिस्टेंस है? तो यह है 2933 किलोमीटर। सब लिख लेना कहीं पे, है ना। यानी भारत की जो स्थिति कहाँ हो गई, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक हो गया 2933 किलोमीटर, ठीक। यानी यह कैसा विस्तार हमारा हो गया, ये हमारे तरफ से अक्षांशीय विस्तार हो गया। फिर देखो अब हमको क्या देखना है कि उत्तर से दक्षिण, देखो जैसे यहाँ पे आप आइएगा ना सबसे उत्तरी हिस्सा में, देखो ऐसे है ना, जहाँ से आपको नापना वहां से नाप लेना। यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है, यह कितना आ गया हुआ है? 32 से 14 किलोमीटर, ठीक। यानी यह हमारा विस्तार हो गया, और इसको गुना करोगे तो यह कितना आएगा? जितना भारत का हमारा क्षेत्रफल है उतना आएगा। तो बताइए तो नीता, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, यह भारत का क्षेत्रफल है। भाई बीपी से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ये आपसे बराबर पूछ देगा क्वेश्चन पेपर, है ना। तो हमको तीन चीज यहाँ पर क्या मिला इस मैप से कि इसका उत्तर पूर्वी जो हमारा एक्सपेंशन है कितना है, तो हमारा 2933 किलोमीटर हो गया। उत्तर दक्षिण कितना एक्सपेंशन है? 3214 किलोमीटर हो गया। और इसका एरिया कितना है? 32,87,200। फोन नंबर की तरह करण माइक बंद कर लीजिए, फोन नंबर की तरह इसको याद कर लेना है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आई बात समझ में? अब देखो, अब तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो जनरल इंट्रोडक्शन भारत का होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हमने बता दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम सारे आदमी को पता है क्या कि जो कर्क रेखा है, अब देखिए भारत के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारा 3 मानक रेखा माना जाता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। उसके आगे तो और रेखा तो उसको छोड़ दो, हमको 3 मानक रेखाएं हैं। तो अगर आपसे पूछा कि भारत से निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या तो क्या बताइएगा कि कर्क रेखा गुजरता है। यानी भारत के बीचों बीच से जो हमारा ये है ना, देखिएगा क्या नाम है, जो भारत का मैप है पॉलिटिकल, उसके बीचों बीच से देखिएगा हमारा कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, है ना। यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से निकल करके आएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपसे देखो यहाँ पर अगर मैप आपके पास में रखा होगा किसी बालक के पास में, तो यहाँ देखो ध्यान से, हमने कहा कि कर्क रेखा क्या, देखिए यहाँ पर है ना, देखो कर्क रेखा का मतलब हो गया 23.5 डिग्री उत्तर, यही है ना 23.5 डिग्री। देखो इसको अगर तुम मिलाओगे ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य है ना जी पल्लवी। देखो अब जरा गिनाओ तो पल्लवी, पश्चिम से कौन कौन राज्य है, जल्दी बताओ फटाफट, सारे बच्चे बोलो जिनको जिनको आता है। तो राजस्थान, गुजरात। पल्लवी गजब कर रही है आप। हम बोले हैं क्या, यहाँ देखो क्रम याद रखना, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो आप पहले गुजरात बोलती ना पल्लवी, राजस्थान तो बाद में बोलती है ना। बोलिए गुजरात, राजस्थान। देखो गुजरात हो गया पहला नंबर पे, दूसरा हमारा राजस्थान हो गया, बताएं। और मध्य प्रदेश। हाँ, तीसरा मध्य प्रदेश में, और चौथा इसके छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, और 5वां झारखंड। झारखंड में, 6ठा पश्चिम बंगाल। 7वां त्रिपुरा। ठीक है, 8वां मिजोरम। बहुत बढ़िया। अब देखो सारे बच्चे लिख लीजिए
कि भारत, ये भारतीय जो कर्क रेखा है, सॉरी कर्क रेखा जो देख रही है ना, कि जो हमारा इंडिया का मैप है वो उसके बीचों बीच से गुजर रहा है ना, माना जा रहा है, और जो गुजर रहा है वो हमारे 8 भारतीय राज्यों से गुजरता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत का जो ये भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा है निम्नलिखित में से किस तटीय राज्य को छूती है? तो बताओ तो पल्लवी, कोस्टल राज्य यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा? फिर गुजरात होगा। हाँ ठीक है, गुजरात और पश्चिम बंगाल। पूरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और डुएट होगा सर। दुए को होगा। तो इसी से हम अच्छा त्रिपुरा, होगा। कहाँ गए त्रिपुरा? अरे भाई साहब, त्रिपुरा के आगे देख रहे हो ना, पूरा बांग्लादेश घेरा हुआ, बांग्लादेश के सीमा के बाद में समुद्र थोड़ा सा को मिला है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक और से आसाम से। तो आपसे अगर पूछ दे बीपीएससी कि कर्क रेखा कितने भारतीय तटीय राज्यों से गुजरता है, ऑप्शन देगा 2 3 4 5, क्या मारोगी नीता? 3 मारोगी ना? देखो 2। अब देखो ये हो गया। अब हमको एक और चीज देखो, हमको कुछ और चीजों की जानकारी यहाँ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि देखो कि जो हमारा कर्क रेखा गुजर रहा है भारत से, वो सबसे ज्यादा किसमें से गुजर रहा है और सबसे कम किससे गुजर रहा है? देखिए तो यहाँ देखिएगा, सबसे लंबा जो यात्रा तय कर्क रेखा, इसका मैं कितना गगरा रहा है? अब देखो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा की जो सर्वाधिक दूरी तय होती है किस राज्य में होती है? देखो यहाँ पे पल्लवी है ना, मध्य प्रदेश सबसे लंबा दूरी तय करता है। ठीक, अच्छा सबसे छोटका में होता है कंफ्यूजन कि हम राजस्थान को मारे कि त्रिपुरा को मारे। ठीक, तो बताइए तो कि राजस्थान होगा छोटका कि त्रिपुरा होगा छोटका? कोई बताए, कोई आदमी जिनको पता हो सो। त्रिपुरा होगा सर। क्या है जी, नॉर्थ ईस्ट से तुमको सही में दुश्मनी हो गया, 1000 रुपए लेता है इसलिए। राजस्थान होगा कि त्रिपुरा होगा? त्रिपुरा तुम कैसे, किस हाथ पर बोल रही हो? कोई आधार होगा? क्षेत्रफल में छोटा है राजस्थान। गजब कर रही हो जी, क्षेत्रफल के तो उसका एक्सपेंशन भी तो, चौड़ाई भी तो हो सकता है। तो यह राजस्थान होगा सर। हाँ, ये राजस्थान हमारा है ना, सबसे कम में गुजरता है। ठीक, अब ये तो समझ में आएगा, सारे आदमी को याद हो गया ना कि कितने राज्यों से गुजरता है। अब देखो, अब कई बार बीपीएससी क्या करता है, अब 8 राज्य की राजधानी तुमको दे देगा, पूछेगा सबसे नजदीक का कौन सा राजधानी स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा, जो झारखंड की राजधानी कहा गया, रांची है ना, रांची जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो देखिएगा राजस्थान, रांची में बहुत लोग सब करिए काला काला होता है, गोरा वहाँ बहुत कम मिलेगा आपको। एक तो ट्राइबल एरिया है, वहाँ जो बाहर के लोग बसे हैं वही आपको गोरा मिलेगा। उसका कारण यह है, देखिएगा इस बेल्ट में जो जितने भी लोग रहेंगे ना, केवल कोस्टल इलाका को छोड़ करके उनका कलर थोड़ा सा डाउन होता है, काला ही होते हैं वो लोग। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उत्तरी भाग की तुलना में और उत्तरी भाग की तुलना में अधिक सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करते हैं, अर्जित करते हैं, है ना। देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उतना, जैसे हिमाचल प्रदेश आ जाओ, उत्तर प्रदेश में मेरठ तुम आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, उत्तराखंड आ जाओ, यहाँ तुमको काला लोग बहुत कम मिलेगा। लेकिन जैसे तुम बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ इस एरिया में जाओगे तो सब काला काला मिलेगा, नहीं पल्लवी? उसका यही कारण होता है। आगे जब पढ़ोगी ना क्लाइमेटोलॉजी तब पता ज्यादा चलता है कि काला लोग क्यों होता है। ठीक, तो यहाँ जो रांची शहर है, वह रांची जो है हमारा कर्क रेखा का सबसे नजदीकी का क्या है, बसा हुआ जिला है। ठीक, कुछ और डिस्ट्रिक्ट, ये कैपिटल का नाम लिख लीजिए जो उसके इस पर बसा हुआ है। इसमें क्या नाम है स्टेट के कैपिटल पर? लिखो गांधीनगर, सॉरी ये बोलते हैं वो जगह का नाम लिख लेना है ना, गांधीनगर भोपाल। देखो गुजरात में है ना गांधीनगर, यहाँ देख लीजिए आपको लाल कलर में लिखा हुआ गांधीनगर है ना, इसकी राजधानी भी है। फिर मध्य प्रदेश का भोपाल, यह भी कर्क रेखा के पास में स्थित है। ठीक, अब देखो रायपुर तो खैर बहुत दूर है, तो छत्तीसगढ़ में एक जगह हमारा पास है, उसका नाम है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के पास में ये छत्तीसगढ़ के पास में मिलता है। फिर झारखंड में आ जाओ तो रांची तुमको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर बंगाल के पास में तुम आओगे तो तुमको कौन सा जगह मिलेगा? देखो यहाँ पर है ना, पश्चिम बंगाल कहाँ गया, देखो यहाँ पे है ना। जैसे ही आओगी तो तुमको एक कृष्णा नगर, या फिर देखो कि तुमको वर्धमान जिला जो हमारा है वो वर्धमान जिला मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ठीक, आगे जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आगे तुमको मिलेगा क्या, इसका राजधानी अगरतला और आइजोल।
तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि सबसे जो नज़दीकी हमारा शहर है या फिर राजधानी ही कह लीजिए, रांची है। राजधानी शहर, रांची शहर भी है और राजधानी भी है हमारा। आई बात समझ में? एक चीज हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने पहले कहा है कि भारत की जो स्थिति है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, क्लियर है। तो समुद्र में क्या पानी न होगा हर जगह जी। तो अब देखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोग है, समुद्र आयोग है, वह प्रत्येक देश को कहता है क्या कि आप अपने सीमा क्षेत्र से 200 नॉटिकल माइल, ध्यान रखिएगा कि जो भी इसका लैंड बाउंड्री होगा यानी भूमि सीमा होगा, उससे 200 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल तक आपका अधिकार होगा। उसके बाद क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा शुरू हो जाएगी, उसमें कोई भी व्यक्ति खनन कर सकता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब जरा सोचो हमने क्या सर कहा, फिर से बता देंगे, हमको नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? देखो हमने कहा कि जैसे तुम्हारा जो घर होगा तो तुम्हारा एक सीमा होता है ना कि हाँ यहाँ तक हमारा बाउंड्री, उसके बाद पड़ोसी का घर शुरू हो जाता है, क्लियर है। उसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय, अब देखो धरती तो बहुत छोटा जगह है ना, हर जगह तो समुद्र फैला हुआ है। देखो ये समुद्र, धरती तो बहुत कम है ना, पढ़ाए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, हर जगह पानी है, पानी, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब इतना सागर सब है। तो जो समुद्री अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोग है उसने कहा है कि जो भी समुद्र तट के पास स्थित देश है, बात समझ में आया? जैसे कि हमारा भारत हो गया, फिर तुम आगे जाओगी तो अमेरिका हो गया, पनामा हो गया, मॉरिशस हो गया, जो भी तुम देश जाओगी ना, उसने कहा है कि जो भी समुद्र तट पर स्थित देश हैं वह अपनी स्थलीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल यहाँ देखोगे तुमको बताते हैं कि क्या होता है। अब 200 नॉटिकल माइल का, तो नॉटिकल माइल वास्तव में क्या होता है, समुद्र की दूरी मापने का क्या है, ये समुद्री दूरी मापा जाता है, समुद्री दूरी मापा जाता है इससे, ठीक। अच्छा, अब आपसे अगर पूछे कि एक अब देखो समुद्री नॉटिकल माइल में दिक्कत होता है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक नॉटिकल माइल जो होता है वह 1.8 किलोमीटर होता है। ध्यान रखो कि एक नॉटिकल माइल जो होता है वह 1.8 किलोमीटर होता है। इसको अगर तुम गुना करोगे किससे, 200 से, तो कितना हो जाएगा, लगभग हमको लगता है 2 गुना 400, ये लगभग 380 किलोमीटर के आसपास आएगा। गुना करके देखिए 360 किलोमीटर होगा, सॉरी, है ना, 360। हाँ 360 होगा। अब देखो यहाँ पर ये सारे बच्चे ध्यान से, हमने कहा समुद्री सीमा, ना देखो कि सबसे लास्ट का सीमा कौन सा, ग्रेट निकोबार है ना हमारा भारत का। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र आयोग ने कहा है भारत के संदर्भ में कि आप यहाँ से, लास्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट लिखा होगा लास्ट पॉइंट, अभी हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। उसमें कहा है कि यहाँ से लेकर के जितना आपके पास में क्या हो जाएगा 360 किलोमीटर होगा, उतना ही दूर के समुद्री संसाधन पर आपका अधिकार होगा। और इस क्षेत्र में क्या होगा, कोई विदेशी देश जो है, अलग का देश, इस पर खनन नहीं करेगा, उत्खनन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 360 के बाद आप जाइएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, यानी अब उस क्षेत्र में दुनिया का कोई भी देश जाकर के उत्खनन कर सकता है, तेल निकाले, मोबिल निकाले, मछली मारे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। देखती हो ना, अभी हॉलीवुड बहुत मूवी बनता है ना, इसमें सोमालिया में समुद्री लुटेरे पर कि जब भी बड़ा बड़ा जहाज जाता है सोमालिया में जाइएगा तो वहाँ लूट लेता है जहाज सब, क्योंकि वहाँ कुछ है। हालांकि अब तो बन गया हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बन गया हुआ कि सब कंट्रोल करता है, पहले बहुत चोरी हुआ करता था। आई बात समझ में? यानी भारत का जो समुद्री सीमा है कहाँ तक है, जो हमारा इंदिरा पॉइंट है या जो भी लैंड बाउंड्री है उससे 360 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल तक है। यानी यहाँ तक क्या हो सकता है, देखो कि हमारा जो इंडियन नेवी होगा ना, वो इंडियन नेवी इस 360 किलोमीटर के बीच में दौड़ेगा। इसके बाद में अगर जहाँ जाएगा, जब किसी कोई काम होता है तो अपना जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी समुद्री अभ्यास होता है वह क्या होता है कि अब बोलते हैं ना कि समुद्री अभ्यास इस बंगाल की खाड़ी में हुआ, अरब सागर में हुआ। तो यह डिपेंड करता है कि अगर आपको 360 किलोमीटर से अधिक यानी खुले समुद्र में समुद्री अभ्यास करना है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोग से परमिशन लेना होगा, क्योंकि भाई तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया। लेकिन अगर आप 360 किलोमीटर के भीतर में क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको किसी प्रकार से किसी से आज्ञा लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये आपका सीमा क्षेत्र में आता है। आप यहाँ मछली पालन कीजिए, पर्यटन को बढ़ाइए, जो भी करना है वो आपके सीमा क्षेत्र में हो गया।
समझ में आया अनीता की फिर से हम और बता दे? आ गया नहीं, अब समझ आ गया, समझ में। समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या कि जैसे कि वर्ल्ड का मैप देखिएगा ना, अगर दिमाग में लाओ थोड़ा बहुत, अगर घर में टंगा हो तो फिर नजर दौड़ाओ वहां पर कि देखो कि इतना बड़ा दुनिया हमारा है। अगर पूरे दुनिया का हम क्षेत्रफल मान लो, उसमें समुद्र को छोड़ देते हैं, जो हमारा स्थलीय भाग है ना, उस स्थलीय भाग को अगर हम केवल काउंट करते हैं, मान लेते हैं कि उसका एरिया हो गया कितना, 100 है ना, 100 मान लेते हैं, 100% उसका एरिया हो गया। तो बताओ कि इतना बड़ा एरिया में भारत का जो हिस्सा है वह केवल कितना है अभिमन्यु? 2.4। बहुत बढ़िया है ना, इसको कहीं कहीं 2.5% भी लिखते हैं। सोचो कि 100 रुपया 2.42 लिखा हुआ है। नहीं, 46 कहीं लिखा है, कहीं 2.5 लिखा हुआ है ना, वो देख लीजिएगा। दोनों सही है, 42 भी रहता है, 46 भी है, 2.5 भी है। बात समझ में? एनसीईआरटी में 42 है। ठीक है, जो भी अब बीपीएससी है जो माने आपको देखा रहेगा ना, 2.6 देवे नहीं करेगा, दिया रहेगा क्या 2.4%। आपको यही मारना है। बात समझ में आया? 2.5 नहीं मारना है आपको, 2.4 दिया रहता है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, अब देखो, अब हमने कहा कि पूरे विश्व का जो जितना बड़ा एरिया है ना, उसमें केवल 2.4% भारत का हिस्सा, तो जो कितना कम जमीन है। लेकिन अगर हम इसको पॉपुलेशन की बात करें तो दुनिया में जितना जनसंख्या बैठा है, पैदा हुआ है ना, उसका 17.5% भारत में रहता है। सोचो कि कितना जो जनसंख्या विस्फोट हमारे यहाँ हो रहा है। हम फिर बोलते हैं कि दुनिया का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का केवल 2.4% ही भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या जो कौन होता है, हमारा भारत होता है। इसीलिए भारत का जनघनत्व अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा, अगर इंडोनेशिया को छोड़ दे या कुछ और मुस्लिम कंट्री को छोड़ देता। बात समझ में आया? ठीक, अब देखो, इतना देखने के बाद थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि भारत की जो स्थिति है, इसको मिटा देते हैं, लिखते चलना, जहां जहां जरूरत पड़े ना आप लोगों को थोड़ा नोट करते जाना, उसको छोड़ना मत, है ना, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ तो कि भारत की जो स्थिति है वह दुनिया में कौन सा रैंक है? 5वां है, 6ठा है, अगर देश की तुलना करें? 7वां सर। अच्छा, इससे बड़े कौन कौन से देश हैं जरा बताएं। क्षेत्रफल में सर, हाँ, क्षेत्रफल में पहले रूस है। अच्छा, उसके बाद कनाडा, के बाद अमेरिका, चीन, के बाद ब्राजील है सर, में भी सर। उसके बाद एक और है, नाम भूल रहे हैं जी सर। रात में खाना खाना है वो तो याद होगा ना? एक्चुअली सर कल ही देखिए एक्चुअली कल ही पढ़े, माइंड से उतर रहा है। हाँ, उतर रहा है। देखिए, अब हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है ना, वो अन्य देशों की तुलना में क्या है। तो अगर जितने भी हमारे देश में ज्ञात कौन ये देश हैं, जैसे कोई बोलता है 250 देश है, कोई बोलता है 300 देश है, कोई बोलता है कोई देश है। एगो अपने यहाँ बाबा था, देखिए नाम सुन, क्या नाम, नित्यानंद बाबा थे। देखो ये एक नया अपना देश खोल लिया है, अपना मुद्रा बना लिया, आरबीआई बना लिया, पता नहीं क्या नाम है उसका, शायद कैलासा नाम रखा है, कंट्री ऑफ कैलासा। तो ऐसे से रोज देश खुलते रहते हैं, तो उस पर नहीं मंथन करना है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जितने देश को मेंशन करता है, विश्व में उतना ही देश को हर कमीशन वाले मानते हैं, जो भी पेपर तय करते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है, उस भारत देश की जो स्थिति है पूरे ग्लोब में कौन से स्थान पर है। ठीक, तो देखिए हमारा जो इंडिया है, वह इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज कैम रैंक पर है, 7th रैंक पर है, 7वां रैंक पर है। ठीक, अब देखो इससे ऊपर भी तो कोई 2 देश होगा ना, 2 से बोलते हैं, क्या नाम है, 6 देश होगा, 5, 6। ठीक, और 7वां में हमारा क्या है, इंडिया, ये पूछा जाता है। ठीक, अब आपसे देखो, अब इससे बड़े बड़े कौन कौन देश देखो, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा देश हमारे पूरे विश्व में देखो इस क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह है रसिया। ठीक, रसिया के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, उसके बाद तो सॉरी ये आता है चाइना आता है ना। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश हमारा है चाइना। चौथे नंबर पर हमारा आता है यूएसए।
5वें नंबर पर हमारा आता है ब्राजील और 6ठे नंबर पर हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, है ना। इसको लिख लेना अगर कहीं लिखना आप लोगों को लिखने का हो मन तो। यानी देखो कि जो हमारा 6 देश हैं वह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। तो समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में उतना पॉपुलेशन है जितना कि यूरोपीय कंट्री में उसके बराबर। यूरोप में कितना कंट्री, 52 या 54 कंट्री ने बताया था। उतने देशों की जितना जनसंख्या है ना भारत में अकेले ढो रहा है भारत आदमी से। 46 में। हाँ 46 है, जितना कह लीजिए 46 होगा। तो 46 देशों की जितनी अफ्रीका का हमने बोल दिया नहीं, पर भी सही बोल रही हो। उसमें भी 2 मान्य नहीं होता है, जैसे कि एक तुर्की आ गया और रूस आ गया, दोनों में मिक्स है ना, तो 44 ही दूध भात है नहीं, एशिया और यूरोप दोनों हाँ में। दोनों में मान लेता है वो। तो सोचो कि यूरोप में जितने देश की जनसंख्या है ना उसके बराबर भारत की जनसंख्या है। देख लो यहाँ जहाँ जाओगे वहाँ तुमको आदमी मिलेगा, मतलब अच्छा जगह मिल भी नहीं करता घूमने फिरने के लिए कहीं, क्योंकि बच्चा के लिए प्ले ग्राउंड हो, मैदान हो खेलने कूदने के लिए। तो अमेरिका में देखो कभी अगर जाने का मौका मिले तो जाना। अमेरिका में है ना भारत की जनसंख्या का 1/3 जनसंख्या वहाँ रहता है। जैसे भारत में कितना लगभग 1.25 अरब जनसंख्या है, तो वहाँ 30-35 करोड़ की जनसंख्या है पूरे अमेरिका का, और भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है वो। तो वहाँ जो मकान होते हैं लोगों का गाँव में, मतलब हजारों एकड़ में उसका मकान बना हुआ होता है, एरिया होता है, मकान तो छोटा ही बना के रखते हैं। तो लोग उतना रेंचिंग करते हैं, जो फार्म बोलते हैं ना, फार्म में लोग मकान बना के रहते हैं। कभी एक्सप्लोर करना, अगर नौकरी हो पैसे हो जाए तो दुनिया को देख करके ही मरना, ऐसे मत मरना, पाप लिखेगा बहुत ज्यादा। ठीक, तो ये हमको पॉइंट मिल गया कि हमारा देश में क्या रैंक है, पूरे विश्व में इंडिया का 7वां रैंक है। अब यहाँ देखते हैं क्या कि भारत में हमारे जो कोस्टल स्टेट हैं, सॉरी टोटल स्टेट कितने हैं नीता भारत में, बताओ। जी सर। भारत में कुल कितना राज्य है? अब देखिए 28 राज्य है। हम क्या देखते हैं कि स्टेट इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टेट इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि अगर हमसे पूछे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं तो उसके विषय में क्या बताइएगा कि भारत में टोटल हमारे 28 स्टेट हैं और कितने यूटीज हैं, हमारे 8 यूटीज हैं। ठीक, अब देखो इनमें 2 महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है यूटीज में। ये अभी हाल फिलहाल में 2 यूटीज का निर्माण किया गया है। कौन कौन? पहला लद्दाख और दूसरा कौन सा है हमारा जम्मू कश्मीर। और 28 राज्यों में सबसे जो रिसेंट स्टेट जो निर्माण किया गया हुआ है वो हमारा कौन सा है? तेलंगाना। बात समझ में आया? ये यहाँ से आपको हिट क्वेश्चन करेगा। बात ठीक। अब जरा बताओ तो अगर हम इसकी स्टेट में कुछ और ज्यादा जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो तटीय राज्य हैं और स्थलीय राज्य कितने हैं। 28 राज्यों में ना देखते हैं कितने तटीय राज्य हैं, यानी कोस्टल स्टेट कितने हैं। तो बताओ तो कल भी कितने स्टेट हैं? 9। कौन बोला है? कल भी बोली हो? हम बोले हैं सर। हमको एक बात समझ में नहीं आया। हाँ? ये जलीय और स्थलीय कैसे? इसको जलीय का मतलब हुआ कि जो समुद्र के किनारे स्थित है, स्थलीय का मतलब हुआ कि जो स्थल के किनारे स्थित है, किसी देश के सीमा। जैसे देखो बिहार है ना, बिहार के आसपास कोई समुद्र है नहीं ना, हर जगह। इधर जब नेपाल है, यहाँ जब उत्तर प्रदेश, यानी जमीने का सीमा लगता है। बात समझ में आया? तो इसको बोलेंगे स्थलीय। देखते हो यहाँ पर उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस सबको सीमा कहाँ लगता है? पानी से लगता है ना, तो इसको बोलेंगे जलीय, यानी समुद्र का। ये ना कि नदी के बगल में कोई बोलना कि जलीय हो गया, वो से नहीं माना जाता भूगोल में। समुद्र को ही मेंशन करके माना जाता है ना। मैडम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कुछ बोल नहीं रही हैं। तो सुन रही हूँ। कि नाराजगी हो गया है क्या? नहीं बताए हैं तो कैसे उसका जुड़ता है जी? अभी बता देंगे, चिंता मत कीजिए आप। देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि भारत में इन 28 स्टेट्स में, अब देखो यहीं से क्वेश्चन निकल करके आएगा। हमने कहा कि 28 स्टेट में जो हमारे 9 स्टेट कैसा कौन सा है? पहले कोस्टल स्टेट है। तो अब हमारे पास बाउंड्री स्टेट कितने हो जाएंगे? बाउंड्री स्टेट का मतलब होता है कि जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से या दूसरे राज्य से लग रहा हो। तो 28 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 19 दूना 19, है ना। यानी भारत में 19 देश कौन से हैं जो स्थलीय देश हैं, और बाकी
देश बोलते हैं। 19 राज्य ऐसे हैं कि जो हमारा कौन सा है, बाउंड्री स्टेट है यानी स्थलीय राज्य हैं, और 9 राज्य जो है हमारा कौन सा है, कोस्टल स्टेट है। ठीक बात समझ में आया? बताओ तो पल्लवी, पश्चिम से पूरा ऐसे घूम करके जाओ तो ऐसे अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक जाओ, बताओ कौन कौन से स्टेट हैं। मैप लगा हुआ है सबको, देखो बोलो। सर गुजरात हो सकता है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। गुजरात ठीक है, कौन होगा सर? बोलो पल्लवी। महाराष्ट्र, ठीक है, हाँ, ये कर्नाटका, हम्म, ये केरल, हम्म, तमिलनाडु, तमिलनाडु, हम्म, आंध्र प्रदेश, हम्म, उड़ीसा, हम्म, पश्चिम बंगाल। आठे को हुआ, हो गया। 9 को बोली हो नीता तुम, एगो तो छूट गया है ना। फिर गोवा कर गया। नीता कौन सा किससे छूट गया, बिहार? नहीं सर, तो जल्दी बोलो कौन सा छूट गया। गुजरात छूट गया है क्या? सही में तुम्हारा दिमाग कौन चलता है? कौन छूट गया है सर? गोवा छूट गया है सर, गोवा। देख रही हो ना। हाँ हाँ हाँ, गोवा छूट गया है, इतना छोटा सा है। हाँ छोटा सा है। अब देखो आज 9 स्टेट हमारे हो गए। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र लिख लेना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। लिखने से याद हो जाता है, याद रखना, केवल मैपिंग से मत करो, है ना। अगर चले हाथ पे तो फटाफट लिख लिया करो। हमारा केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हमारा हो गया। सर हाँ जी, अभी जैसे तेलंगाना अलग हो गया तो क्या उसको उसी में मतलब मानना होगा कि उसको अलग मानेंगे वो भी तो? तेलंगाना का पल्लवी कहाँ सीमा लगता है समुद्र से जी? इसलिए तो कहता है। तेलंगाना बाउंड्री स्टेट हो गया, स्थलीय राज्य हो गया तेलंगाना हमारा। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, अब ये तो हम राज्य पढ़ लिए हैं। अब हमसे पूछा जाता है क्या कि इसमें सबसे बड़का राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है, जिसकी सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा, ये जलीय सीमा लगती है। देखो तो गुजरात जो हमारा है, गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा, सॉरी गुजरात, हाँ, गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी ये जलीय सीमा क्या है, अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी बालक बालिका को? सबसे कम किसका होगा पल्लवी बताओ? इतना राज्य किसका होगा सबसे कम? कौन से राज्य का छोटा, सबसे जलीय सीमा? गोवा। हाँ गोवा हो गया। सबसे बड़का है गुजरात का, सबसे बड़का हमारा गोवा का हो गया। आई बात समझ में? अच्छा अच्छा, हमने ये एक्सपेंशन नहीं बताया ना इसका, भारत का। देखो भारत का अगर एक्सपेंशन देखोगे ना, देखो यहाँ से ये बताओ हमको, है ना, पूर्व पश्चिम विस्तार, यानी अगर भारत हमारा है तो भारत का सबसे उत्तरी सीमा कौन सा होगा, सबसे पूर्वी सीमा कौन सा होगा, सबसे वेस्टर्न सीमा कौन होगा और सदर्न सीमा कौन सा होगा, है ना। बताओ तो पल्लवी, सबसे उत्तरी सीमा भारत का कौन सा है? इंदिरा कौल। हाँ, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पढ़ ली हो? जी। करेंट सब्जेक्ट नहीं की हो ना। किसमें होगा इंदिरा कौल, बताओ तो किस राज्य में? गलत बात, राज्य नहीं होगा सर, यूपी में होगा। कौन से यूपी में? हाँ समझी, जहाँ किताब में लिखा होगा जम्मू कश्मीर नहीं था, उसको हटा करके लिख देना लद्दाख, क्योंकि लद्दाख अब हाँ, ये ध्यान रखना। तुम तो भी मार देती पेपर में, जम्मू कश्मीर मार के चली आती ना। जी पक्का मार देते हैं, पक्का। लगता है बुक में पढ़े तो सही होगा। तो अब क्या मानना, इंदिरा कॉल जो हमारा है, देखोगे ना यहाँ मैप है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहीं पर रखा होगा कहीं इंदिरा कॉल, छोटा सा ये अभी भी है ना। वास्तव में जो इंदिरा कॉल हमारा है, यह चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में, चाइना ने हड़प लिया हुआ, रखा हुआ अभी तक नहीं सुलझ पाया। अच्छा, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखो तो दक्षिणतम बिंदु में 2 यहाँ कैटेगरी आता है। पहला कैटेगरी क्या आता है कि मुख्य भूमि, यानी मेन बाउंड्री हमारा यही ना होगा जी, कौन सा, जहाँ तमिलनाडु लगा हुआ है। तो देखिएगा दक्षिणतम बिंदु में कौन सा आता है, इसकी 2 श्रेणी हो जाती है। पहला श्रेणी आ जाता है मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का मतलब हो गया पल्लवी मेन लैंड का। तो मेन लैंड का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा हमारा है? कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी।
अच्छा, उसके बाद एक और चीज आता है, जब हमने मेन बात बोल दिया, और भारत का टोटल जो आइलैंड के, अगर हम आइलैंड को इंक्लूड कर दें, यानी हमारा जो द्वीपीय क्षेत्र को इंक्लूड कर दें, तो उसमें देखो यहाँ पर मैप में लिखा होगा ग्रेट निकोबार में क्या कि इंदिरा पॉइंट है ना, ये दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है ना। ये क्या है कि ये दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ ध्यान देना, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन बीपीएससी कैसा पूछता है, बात समझ में आया। अगर आपसे पूछेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो क्या मारोगे नीता, कन्याकुमारी। और अगर आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ध्यान दो, तब क्या मारोगी, इंदिरा पॉइंट। उत्तर में हो गया इंदिरा को, दक्षिण में हो गया इंदिरा पॉइंट। बस कन्याकुमारी तब मारना जब आपको पेपर में दिखाई दे मुख्य भूमि यानी मेन लैंड। अब एक और यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। देखो तो मैप में देखोगे यहाँ पर कन्याकुमारी, तो कौन सा राज्य में स्थित है, यह स्थित है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का टीएन लिख दो शॉर्ट में। और जो हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ स्थित है, तो वह स्थित हमारा कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। देखो यहाँ पर कहाँ स्थित है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और अंडमान निकोबार हम आइलैंड जानते हैं कि क्या, कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड में ना बहुत सारे आइलैंड है, ग्रेट निकोबार है, मिडिल अंडमान है, उसके बाद की लिटिल अंडमान है। तो देखो कि यहाँ देखो कि सबसे नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार है ना। तो जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वह वास्तव में कहाँ स्थित हो जाएगा, हमारा ग्रेट निकोबार। बात समझ में आया पल्लवी। चलो, उत्तर का दक्षिण का तो मामला खत्म हो गया। अब हम आते हैं पूरब में और पश्चिम में। तो सबसे पूरब में कौन सा है, देखोगी यहाँ देख रहे, सबसे पूरब कौन सा प्रदेश, हाँ बहुत बढ़िया। सबसे पूर्व में देखोगे यहाँ पर 28 डिग्री है ना, यहाँ देखो सबसे। तो यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है, बीथू की पता नहीं क्या कीबीथू। यह कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। पूरब का हो गया। अब पश्चिम में आओ, तो पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पश्चिम में कौन सा हमारा, देखो गुजरात में। तो यहाँ पर कौन सा है, गुहार माथा, इसी को हम लोग बोलते हैं सरक्रीक। देखो भी यहाँ पर ना गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है। क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, पूर्वी का क्या बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो है कीबीथू ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा ये चल रहा है, कीबीथू। अच्छा, ब्लू वाला इंक दिख रहा है साफ साफ नहीं, जी इसको और गाढ़ा कर देते हैं ना। अच्छा, एक और चीज बताओ तो कि किसी बालक को पता है कि इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जानते हैं, इसका दो नाम और है मैडम, डू यू नो। अरे डू यू नो बोले थे, गाना हमको याद आ गया, किसका है, कौन सा पंजाबी लेखक, ये क्या कहना है, डू यू नो बताएं तो मैडम। इंदिरा पॉइंट का दो और नाम है, लगता है मैडम चली गई है खाना खाने। किसी को पता है, किसी और बालक को पता है सर, पर याद नहीं आ रहा है सर। पिगमिलियन पॉइंट और हाँ, बहुत बढ़िया। देखो इंदिरा पॉइंट को ना, आईपी को, इंदिरा पॉइंट को दो और नामों से जानते हैं। पहला नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु है ना। एक और नाम से इसको जानते हैं, उनका नाम है पारसन, पारसन। इसी मिथिला में बोलता है परसन, परसन से खाना और देता है ना, बाद में आकर परसन बोलते हैं, ये पारसन बिंदु। ये ध्यान रखिएगा, अगर बीपीएससी चाहे कोसी पीसीएस में दोनों में से कोई एक नाम पूछ देगा ना, तीनों एक ही नाम है, या फिर इंदिरा पॉइंट कह लीजिए तब, है ना, सब एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं करना है। बात समझ में आया। अब देखो ये चीजें हो गई हमारी, अब इसको हम मिटाते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में कि भारत का जो मानक समय है, मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, तो सही है, जो स्टैंडर्ड समय हमारा होता है, देखो काला से मिटाते तो काला का ना ब्लैक पे शेड आ जाता था, ब्लू का नहीं आता। सही है ये वाला। अब यहाँ ध्यान से देखना सारे बच्चे
कि हमने आपको टाइम पढ़ाया था उस समय में, तो उतना अब डीप तो नहीं बताएंगे, बस यही समझ लो कि भारत का जो टाइम है हमारा, है ना, देखिए इंडिया का टाइम जोन, अब देखते हैं क्या कि इंडिया का टाइम जोन क्या है। इंडिया टाइम जोन, भारत को क्या है कि भारत का एक ही टाइम जोन है, यानी भारत का क्या है कि जो समय हम यहाँ यूज करते हैं वही समय अरुणाचल में यूज करते हैं, एक ही टाइम जोन, बस याद रखिएगा। जैसे रसिया के पास में जाओगे तो 9 है, कनाडा के पास में 11 है, जैसे एरिया है वैसे लोग रखा हुआ है अपने हिसाब से, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। अब हमसे पूछा जाता है कि भारत का जो मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना मिनट और कितना घंटा है भारत का जो हाँ जी 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। हमने कहा जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वह कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। किससे? हाँ, बोलेंगे ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से, स्टैंडर्ड टाइम से, ठीक। अच्छा, और यह जो हमारा 5.5 मिनट है यानी 5 घंटे, इसको ऐसे मत लिखो, इसको तुम लिख लेना 5 घंटा 30 मिनट, ठीक। आगे है ग्रीनविच से, बस मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ये बताओ कि भारत का जो मानक समय है, यानी भाई एक लाइन होगा ना, उससे तय करेगा कि हाँ यहाँ कहीं यहाँ उसके पूर्व में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, उसके पश्चिम में जाएंगे तो टाइम मेरा घटेगा, है ना। तो बताओ तो कि वो कहाँ से गुजरता है। पल्लवी बताओ ना कि भारत का जो हमारा मानक समय है यानी स्टैंडर्ड टाइम जोन है वह कहाँ से गुजरता है भारत के किस क्षेत्र? हाँ जी नानी से। हाँ, ये तो याद कि वो कितने राज्य से गुजरता है भी बता दो। 5 राज्य से। 5 राज्य से। देखो हमारा जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है ना, वास्तव में जो 5.5 डिग्री है, सॉरी 8 घंटा 30 मिनट जो है, यह हमारा क्या दिखाता है, यह हमारा 82 डिग्री 82 डिग्री और 30 मिनट क्या दिखाता है, पूर्वी देशांतर को दिखलाता है। आई बात समझ में? जो हमारा मानक समय है वह 5 घंटे 30 मिनट आगे है स्टैंडर्ड टाइम से, जो 0 डिग्री हम ग्रीनविच से गुजरता है, और जो 5 घंटे 30 मिनट आगे है तो हमारा मानक समय कहाँ है, तो जो 82 डिग्री 30 मिनट का जहाँ हमारा देशांतर पूरा हो जाएगा वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मानक टाइम हो जाएगा। तो देखो यहाँ अगर देखोगी तो यहाँ 82 डिग्री और 30 मिनट यहाँ तुमको आता है ना ऐसे। जब इसको तुम क्रॉस करोगी तो देखो कि इलाहाबाद के नैनी से तुमको गुजरेगा, ये पल्लवी सही बोल रही थी बेचारी, है ना, यहीं पर नहीं आएगा। तो देखिएगा कि कभी आप लोग प्रयाग अगर गए होंगे घूमने के लिए, प्रयागराज नहीं जहाँ संगम लगता है, तो वहाँ नैनी ब्रिज है, वहाँ मतलब नैनी ब्रिज बिल्कुल इसके ऊपर बना हुआ है, मतलब जो मानक रेखा है ना उसी से गुजरती है वो नैनी ब्रिज, नाम डाल दिया गया नैनी ब्रिज, बस इलाहाबाद में आता है। तो हमारा जो मानक समय है वो गुजरता है क्या है, इलाहाबाद से। कल भी गलती नाम बोली, इसका नाम हो गया प्रयागराज, है ना, प्रयागराज। यानी अब आपको क्वेश्चन में इलाहाबाद नहीं देगा, क्या नाम देगा आपको, प्रयागराज नाम देगा, और नैनी का नाम नहीं, समझी पल्लवी? हालांकि आप लोग मार लेते इसको, प्रयागराज ही मारते पूछा जाता तो। यह नैनी से गुजरता है, ठीक। यानी नैनी हमारा कहाँ पर, ये कहाँ किस राज्य में हमारा हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। अब देखो कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारा नैनी है या जो हमारा क्या नाम है स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, वह कितने राज्य से गुजरता है, तो पल्लवी ने बताया कि 5 राज्य से गुजरता है, हम मान लिए। पल्लवी उसका नाम बता रही थी, बताओ तो पल्लवी क्या कितने राज्य हैं उसमें, नाम बताइए उनका राज्य का। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। मध्य प्रदेश। याद नहीं है। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और कौन है, और नहीं याद है। एक और कोई बता दो, छूट गया पूरा हो जाएगा। एक और आंध्र प्रदेश सर। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश, ठीक, उसके बाद आएगा हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हमारा आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। देखिएगा
आपको तेलंगाना है ना, बिल्कुल तेलंगाना के पास से गुजरता है, लेकिन तेलंगाना को टच नहीं करता। ऐसे देखो, ऐसे निकलिए, गोदावरी एक छोटा सा नदी है, गोदावरी नहीं समझता, गोदावरी है ना, वो चीज वो निकल जाता है मछलीपट्टनम, फिर उसके बाद कहाँ घुस जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। दो नाम होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखो, ये ऐसा चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है कि आज खत्म ना हो, कोशिश करेंगे खत्म कर दे 2-3 घंटे पढ़ा करके, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है, इवन कि यूपीएससी में पूछ लेता है फैक्चुअल चीजें। तो इसको बस समझो, याद करोगे याद नहीं होगा, समझ जाओगी ना मैप के थ्रू, बिल्कुल आसान लगेगा आपको हर चीज। आप जो सब बता रहे हैं अभी, हाँ। ये यूपीएससी लेवल के लिए भी काम आ जाएगा। हाँ हाँ, वही पूछेगा, बेसिक तो यही पूछेगा ना इसमें। अब जो फैक्ट चीजें हैं सो है, मेंस में भी इसी टाइप से पूछता है क्या सर, इसी से फैक्चुअल करके? मेंस में ये चैप्टर से पूछता ही नहीं, वो पूछेगा आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन से कि भारत का भौतिक विज्ञान, ये तो इंट्रोडक्शन होगा ना जनरली। देखिए, हम लोग भारत में रहते हैं तो हमको जानकारी होनी चाहिए हर आदमी को कि भारत का स्थिति क्या है, किस देशांतर में, किस अक्षांश में, क्या उसका लंबाई चौड़ाई है, कितने, ये कॉमन सेंस की बात है, सबको जानना चाहिए। ठीक, अब देखो, अब इसका हम लोग देखते हैं क्या कि इंटरनेशनल कनेक्शन, इंटरनेशनल कनेक्शन यानी अंतरराष्ट्रीय संपर्क। देखो, एक्चुअली ब्लू है ना, ये थोड़ा स्मूथ चलता है, राइटिंग नहीं बन पा रही है हमारी इसकी, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन पर। देखो, हमने राष्ट्रीय स्तर का तो बात कर लिया। अब भारत की जो स्थिति ऐसी है ना कि भारत जो हमने पहले कहा है क्या कि भारत जो हमारा है वो मध्य केंद्रीय, ये है क्या नाम है, ये विश्व के केंद्र में स्थित है। और क्या है कि इसको सामान्यतः क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व का द्वार भी कहते हैं भारत को। यानी अगर उत्तर पूर्व में आपको यात्रा करना है तो आपको कहा, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, म्यांमार जाना हुआ होगा, उसके बाद फिर आपको अगर ताइवान जाना होगा तो इंडिया होकर के ही जाइएगा। अगर स्थल भाग से चलना हो तो आपको इंडिया क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसलिए भारत को उत्तर पूर्व के देशों का द्वार भी कहा जाता है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन में हमको किन टॉपिक को पढ़ना है, तो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन में हम देखते क्या है कि जो हमारा भारत देश है उसकी अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ किस प्रकार की सीमा तय होती है, किस प्रकार का सीमा निर्धारित होता है। बात समझ में आया? तो हम देखते हैं क्या कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वह कुछ हमारे स्थलीय देश भी हैं और कुछ हमारे जलीय देश भी हैं। जलीय देश का मतलब हो गया कि भारत क्या है कि समुद्र के साथ में उसका सीमा बनाता है, और स्थलीय का मतलब है कि भारत क्या होता है कि अपना वो केवल मेन बाउंड्री का सीमा बनाता है। आई बात समझ में? देखिए, तो अगर आपसे पूछे कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, यानी हाउ मेनी नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगी पल्लवी? 7। भारत के पड़ोसी देश देखो 7 कौन कौन है, नाम गिनाओ। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हाँ, और अफगानिस्तान। अपनी पल्लवी को मच्छर काट रहा होगा अभी, तो उसका दिमाग ये होगा, नहीं काम कर रहा होगा। देखो, अब याद नहीं करना, बस समझ लो, समझ आओगी तो काम हो जाएगा हम लोगों का। देखो, हमने कहा कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 2 क्षेत्रों में लगता है। पहला क्या लगता है अपनीता कि एक तो मेन बाउंड्री से लगता है, दूसरा हमारा कौन सा लगता है, वाटर बाउंड्री लगता है ना, जलीय सीमा लगता है। देखो इसको कैसे लगता है, पहले मेन बाउंड्री की बात करते हैं, फिर हम लोग जाएंगे उसमें जलीय सीमा वाले भाग में। देखो, तो सबसे अगर हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम से आते हैं। देखो, तो पश्चिम में कौन सा देश हमारा आता है, सबसे पहले बताओ तो यहाँ पाकिस्तान एक देश हो गया, अफगानिस्तान 2 देश हो गया, चीन हो गया, नेपाल, यहाँ पे भूटान हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, भूटान हो गया। देखो 1 2 3 4 5 देश हमारा हो गया 5 देश। अब आगे बताओ कौन सा देश होगा, म्यांमार। हाँ, ये म्यांमार हमारा हो गया, 6 देश हमारा हो गया। बांग्लादेश,
7 देश हो गया। और नीचे श्रीलंका। और बताओ कोई आदमी। श्रीलंका। श्रीलंका तो जलीय हो गया ना, स्थलीय क्या को छूट रहा है? किसी को ध्यान आ रहा है तो बताएं। बताओ तो करान। तो जम्मू कश्मीर होगा। यार तुम तो कयामतें करती हो, है ना? नहीं, धरती का विनाश होगा 5 साल बाद, तुम अभी ये मारने पर तुली हुई हो। कहाँ कोई दिख रहा है सर? फिर तिब्बत होगा। चाइना तिब्बत का तो चाइना का पार्ट है। अरे भाई साहब हो गया, अब नहीं ज्यादा करना है। मेन बाउंड्री में 7 गो देश है, इतना क्या सोच रही हो? 8वां क्यों ढूंढ रहे थे? के लिए। अब देखो, अब वाटर बाउंड्री क्या है? वाटर बाउंड्री का बस एक ही देश हमारा क्या है कि जो हमारा श्रीलंका है। तो श्रीलंका को ध्यान रखिएगा, श्रीलंका को भारत का पड़ोसी देश मेंशन नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू संयुक्त जो यूएन हमारा है, यूएन के चार्टर के अनुसार। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उनका कहना है कि जो यहाँ पाक स्टेट कहा गया है, यहाँ पर इसको नहीं करता है। जो यहाँ पर गल्फ ऑफ मंदार और यहाँ पाक स्टेट जो है ना, ये क्या करता है? पाक स्टेट के मिल गया पाक स्टेट, है ना, कि पाक स्टेट के द्वारा क्या करता है, ये श्रीलंका अलग होता है। और ये वास्तव में क्या है कि समुद्री देश हमारा है। देखती हो टच कहाँ किया हुआ है, देख रही हो ना, बहुत सारा गैप है यहाँ पर। नीता बोले कि सर राम जी गए हैं तो वहाँ पुल बनाए थे तो पुल है, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या है कि श्रीलंका अलग ही देश है। तो आपसे पूछ लेगा पेपर में, माइक बंद करो नीता, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? बात समझ में आया? तो पड़ोसी में 7 देश याद रखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार। यही पड़ोसी देश है। और बाकी यह दूरस्थ पड़ोसी देश है। श्रीलंका है, उसके बाद नीचे होगी मालदीव मिलेगा। तो हमको ये सब पड़ोसी देश में मेंशन नहीं करना है। बात समझ में आया? अब हमसे पूछा जाता है क्या कि हमने 7 देशों को लिखा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, ये पूछा जाता है कई बार। इसको तो खैर रखना है, कोई उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं होगा इसका। अब यहाँ ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने किस देश को लिया है पहले भी बताओ तो। हमने कहा कि 7 देश को, सबसे पहले हमने लिया है पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान को। ठीक, अब इसमें क्या है कि भारत का जो भारत जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है, वो देख रही हो ना, यहाँ से शुरू होता है गल्फ ऑफ कच्छ से, गुजरात से लेकर कैसे पूरा यहाँ तक कहाँ जाता है, कश्मीर तक जाता है। तो हाँ, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस देखिएगा वह 3310 किलोमीटर है। ध्यान देना कि भारत पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3310 किलोमीटर की स्थलीय सीमा निर्धारित करता है। हमने यहाँ पढ़ लिया। अब क्या पूछा जाता है? अब पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हमने कहा कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, अब लिखाओ तो पल्लवी, बहुत आसान है। सबसे पहला कौन सा हमारा हो जाएगा? गुजरात। तुमको राजस्थान से प्यार है, पहले पहले गुजरात बोलोगी ना, पहले भी तुम राजस्थान बोली हुई थी। पंजाब और जम्मू कश्मीर। देखो सबसे पहला हमारा हो जाएगा गुजरात। अच्छा, गुजरात के बाद कौन सा राज्य हमारा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य हमारा हो जाएगा? पंजाब। पंजाब। पंजाब के बाद कौन सा राज्य हमारा हो जाएगा? यह राज्य नहीं होगा, यह क्या होगा? हमारा यूटीज होगा। क्या समझ में आया? यानी हमारे पूछेगा ना कि पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, तो पहले क्या मारती नीता? पहले 4 राज्य मारती ना, अब कितना राज्य मारोगी? 3 राज्य और एक यूटी। एक यूटी। ध्यान रखना, इसको दिमाग में बैठा लो, फोटो खींच के एकदम सेट कर लो। जम्मू कश्मीर क्या हमारा हो गया? यूटीज हो गया। हो सकता है पूछ दे बीपीएससी, या कोई अगर भूगोल को जानने अच्छा जानकार होगा तो क्वेश्चन बनता है ना जी, कि पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है। तो अब 3 ही होगा। हद है तो अब ना, तो अब से 3 शुरू होगा। आई बात समझ में? कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। अब देखो इसका जब तुम देखो तो सबसे लंबी सीमा देख रही हो गुजरात के, ये गुजरात बोलते हैं, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है पाकिस्तान का। ठीक, उसके बाद आता है गुजरात का, तब आएगा तुम्हारा पंजाब का, तब आएगा तुम्हारा जम्मू कश्मीर का।
बात समझ में आया? तो ये 4 राज्य हमारा हो गया। यानी देखो अब हम क्या देखते हैं कि भारत के यहाँ एक और पॉइंट ले, भारत के सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य एंड यूटी, हमको क्या निकल कर क्या आया? 4 में से क्या है? 3 हमारे स्टेट हैं और 1 हमारा यूटीज है। इसको भी लिखते हैं, आगे हमको यह काम देगा डाटा। ठीक, पाकिस्तान का हमने लिख लिया। अब देखो अब हमारे पास क्या बचता है? अफगानिस्तान बचता है ना। तो बताओ तो अफगानिस्तान से कौन सा लगता है पल्लवी? जम्मू कश्मीर। ये तो सबको पाप लिखिएगा जिसने बोला होगा जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख का लगेगा अब। देखो अफगानिस्तान जो है वह भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा लगाता है। यानी इसका जो देखोगी ना केवल 80 किलोमीटर का है। यहाँ देखोगी, यहाँ वाखन कॉरिडोर है, यहाँ पर देखोगी कापीरी दीवार एक चोटी है बृहद हिमालय का, यहीं पर इतना ही डिस्टेंस तय करता है। यानी एकमात्र अफगानिस्तान है जिसकी सीमा कितना लगता है? हमारा 80 किलोमीटर लगता है। इससे भारत का एक ही यूटीज लगता है ना। उस यूटीज का नाम क्या है? हमारा लद्दाख है ना। देखोगे यहाँ मैप से कट गया ना, ये हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, ये हमारा लद्दाख हो गया। यानी लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है भाई। अभी पूछा था ना बीपीएससी पीटी में कि सबसे अभी 66वीं में कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? था ना पीटी में, याद है क्वेश्चन? लद्दाख उसमें था। अब देखो अफगानिस्तान हमारा हो गया। यानी अब कितने यूटीज हमारे निकल करके आ गए? अब देखो कि जैसे कि 2 यूटीज हो गए है ना। देखो 1 यूटीज यहाँ हो गया। अब देखोगी इसमें से फिर पीटी का क्वेश्चन निकल के आएगा। 2 नंबर हो गया। तीसरा में हमने क्या लिखा है? चाइना। हम चीन पर आते हैं। बताओ चीन से कितने राज्य लगते हैं? 5। पढ़ाई स्लो नहीं ना हो रहा, और तेज पढ़ाएं कि ठीक है? नहीं सर ठीक है। हाँ जी, राज्य हाँ जी। अफगानिस्तान से कितना राज्य बताएं? हम तो राज्य बोले भी नहीं कि हम तो यूटीज बोल रहे हैं। लद्दाख एकमात्र वही लगता ही है। मेरा नेट कट गया था सर। अच्छा नेट कट गया था। जी। अब देखो चाइना से बताओ तो कितने कितने लगते हैं? देखो चाइना जो है, चाइना तो समझो कि काफी मतलब पावरफुल है, सबसे मजबूत देश है हमारा भारत के साथ में चाइना ही है। भारत के बाद वही मजबूत देश बनता है सबसे ज्यादा हमारा। यह जो है हमारे भारत के साथ में 3917 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। जो डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, यही पूछता है कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है। कई बार किसी का दिमाग फिर गया चेकर वाले को तो पूछ देगा आपसे कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमाओं को घटते क्रम में लिखें या कौन सा सही है निम्न में से कुछ। तो याद रहेगा तब ना लिखोगी कि अंदाज मारोगे ऐसे ऐसे कम हुआ जाता हुआ, इसलिए इसको लिखवा रहे हैं। ठीक, अब बताओ कि चाइना के साथ क्या है कि 3917 किलोमीटर का ये सीमा तय करता है। देख रही है पूरा, यहाँ से लद्दाख से लेकर के कहाँ जाता है, पूरा अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। बदमाश आदमी है चाइना। बताओ तो कितने कितने इसमें राज्य और यूटीज लगता है? बताओ लिखवा तो। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखो अब एक यूटीज तो यहाँ हो गया लद्दाख हमारा है ना। देखो लद्दाख हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, बहुत बढ़िया। और बताओ? उत्तराखंड, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और बिहार नहीं लगता है अनीता? नहीं नहीं। दिख रहा है। नहीं लगता। देखो तो चाइना से क्या हो गया? चाइना से हमारे 4 स्टेट लगते हैं सीमाबंद से, और 1 क्या लगते हैं? यूटीज लगते हैं। ठीक, यहाँ पर 4 स्टेट लिख लो। ठीक, अब देखो ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? देखो यहाँ पर है ना लद्दाख की हमारा यूटीज हो गया। यहाँ देखो चाइना का हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, या तो नेपाल है तो इसको तुम छोड़ दो। ये देखो छोटका सा सिक्किम है, उसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश हमारा यही हो जाता है ना। जो रेड क्लिफ अभी पढ़ेंगे ना कि भारत और चाइना के बीच में जो सीमा बना हुआ है, वो रेड क्लिफ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही ये किया गया हुआ है, काफी रेखा है जो खींचा गया हुआ है। आई बात समझ में? चलो चाइना वो मैकमोहन होगा ना सर? सॉरी हाँ मैकमोहन होगा, उसका मैकमोहन होगा। ठीक है, चौथा नंबर में क्या है बताओ तो? हमने क्या लिखा है चौथा नंबर में? भूटान में होंगे। बताओ भूटान के साथ कितने लगते हैं? बताओ दो नीता। नेपाल होगा ना सर? अच्छा ठीक, जी। क्योंकि नेपाल को हम सब देश बुझ में नहीं करते हैं पर, इसलिए दिमाग में नहीं आता है ना। वहाँ खेती उती होती है, जहाँ जाते थे रहते लगता अपना ही घर दुआर है
नहीं, इंडिया में तो चिपका है पूरा। हाँ, चिपका है इंडिया में, सही बोलो, इंडिया में चिपका है पूरा। अच्छा, नेपाल क्या है कि नेपाल जो है भारत के साथ 1752 किलोमीटर का क्या करता है, बाउंड्री, लैंड बाउंड्री करता है। यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के ना उत्तराखंड से लेकर के यहाँ तक आपके सिक्किम तक या फिर बिहार का लास्ट इलाका जो किशनगंज है, वहां तक टोटल डिस्टेंस अगर तय करोगी वह होता है 1752 किलोमीटर। ठीक, अब बताओ तो नीता, तुम बताओ कि नेपाल से कौन कौन सा राज्य लगता है हमारे भारत का? उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम उत्तराखंड, पश्चिम बंग पश्चिम बंगाल हाँ पश्चिम बंगाल, और सिक्किम। और सिक्किम। हाँ सिक्किम हो गया ना। जी। इससे हमारा क्या हो गए, 5 स्टेट हो गए। ठीक, समझ में आ गया। देखो यहाँ हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 स्टेट हो गए। भूटान का बताओ। भूटान का बताइए। अब देखो भूटान क्या है, एक छोटा सा देश है, देख ही रही हो ना, कोना में गोदी में बैठा हुआ है। तो भूटान के साथ जो है वह भारत के साथ 587 किलोमीटर का ही मात्र सीमा बनाता है। अब यहाँ देखो कि भूटान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, बताओ तो। आसाम, पहले असामे पर बोल दो कि सिक्किम, हाँ ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। असम होगा ना। अच्छा इसको बोलने देते हैं, बालिका बोल रही है। बोलो, सिक्किम बोल दी हो, वेस्ट बंगाल बोल दी हो, और बताओ क्या बोलना है। असम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। देखो भूटान के साथ कहाँ लगा, सिक्किम लगा, वेस्ट बंगाल लगा, आसाम लगा और अरुणाचल प्रदेश लगा, है ना। चलो ये हमारे चार यहाँ पे स्टेट हो गए। ये याद रखना, कई बार बीपीएससी का दिमाग घूमेगा, पूछ देगा कि कितने राज्य लगते हैं, कितने यूटीज लगते हैं, है ना। अच्छा वो हो गया छठा हमारा। अब भूटान के बाद कौन सा है, म्यांमार में आओ। बांग्लादेश। अच्छा पहले म्यांमार बता देते हैं तो उसमें आएंगे, है ना। अब देखो म्यांमार जो है वह भारत का सबसे पूर्वी सीमावर्ती देश है। हमने कहा म्यांमार जो है भारत का सबसे पूर्वी सीमावर्ती देश है। और ये देखिएगा हिमालय के द्वारा, हिमालय का विस्तार देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय का, यहाँ ऐसे मुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंटेक्सियन बेंड, है ना, झुका हुआ। यहाँ से जैसे ही मुड़ेगा तो ये पूरा ये हमारा शुरू हो जा रहा है ना। तो म्यांमार जो है, म्यांमार भारत का हमने कहा कि सबसे पूर्वी देश है, जो हमारे भारत के साथ 1458 के आसपास, 1457 किलोमीटर के आसपास ही क्या बनाता है, यह हमारा सीमा बनाता है। पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे आओगे तो ये पूरा का पूरा यही बताएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी आदमी को। अब देखो अब म्यांमार के सटे हुए कौन कौन से राज्य हमारे, उनको बताओ। मैडम आप बताइए, तो अभी कुछ बोलिए, लिखाइए तो मैडम, आप नहीं कोई बोलेगा, मैडम को बोलने दीजिए। है कि क्षेत्र में कौन कौन सा स्टेट है, जल्दी बोलो। अरुणाचल प्रदेश, बहुत अच्छा। सीधे यहाँ से यहाँ बोलो ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बोलने में मणिपुर, मिजोरम। हाँ, और सुनो, अरुणाचल प्रदेश हमारा हो गया, और नागालैंड हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। हाँ, ये बोलने में इतना टाइम लगता है। नहीं, अभी मैप देख रहे थे। हाँ मैप से ही बनाना। ठीक, अच्छा अब एक हमारा मतलब क्या, किसी से कौन सा बना, 4 बना, है ना। देखो इसलिए 4 लिखवाते हैं ना, तो आपसे पूछ देगा बीपीएससी कि निम्नलिखित में से कौन देशों के समूह में 4 राज्यों की सीमा बनता है। हमने टेस्ट सीरीज में बनाया था क्वेश्चन, ये बच्चा सब बहुत गलती किया है इसमें, तो इसको याद, कोशिश करना याद करने का। अगर मैप याद हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी, है ना, लिखने उठने में। अच्छा म्यांमार महोदय हमारे हो गए।
हम जरा आते हैं किस पर, एक और हमारा लास्ट स्टेट पर क्या है, कौन सा कंट्री, बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखकर बहुत बड़ा चीज है नहीं, पर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो क्या इसका आंसर होगा हमारा बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। देख रही हो, लगता है कितना छोटे, नहीं बहुत गोल गोल घुमाता है ये, देख रहे हैं सारा डिस्टेंस जो तय करके आता है यहाँ तक फैला हुआ है। ये सबसे ज्यादा लंबा सीमा बनाता है भारत के साथ में। ठीक, अब इसके हमको नेबर कंट्री का नाम बताएं, सॉरी पड़ोसी के नाम बताएं इसके। लिखाओ तो पहले भी, कितने पड़ोसी होंगे बांग्लादेश के? 5। कौन कौन बताओ? असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मेघालय, मिजोरम, हाँ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। आई बात समझ में? तो यह आपके क्या हो गया, यह आपके जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो राज्य हमारा सीमा बनाता है, उन सब चीजों को हमने आज क्या किया, चर्चा कर लिया। ठीक, यानी इससे क्या आते हैं, 5 आते हैं। अब बताओ तो नीता, अगर कॉपी में लिखी होगी, अगर हम तुमसे पूछें कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक यूटीज अथवा राज्य के साथ में सीमा बनाता है, लिखवा ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है बताओ? किस राज्य, किस देश का सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगता है भारत के साथ में? बांग्लादेश का। हाँ, बांग्लादेश का है ना। यानी इसमें 2 पॉइंट निकला गया कि बांग्लादेश तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, और दूसरा पॉइंट क्या निकला है कि बांग्लादेश के साथ में हमारे जितने भी राज्य हैं या यूटीज हैं, उनकी तुलना में सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा राज्य का सीमा लगता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत का एकमात्र यूटीज, सॉरी 2 ही यूटीज हैं, एक हमारा जम्मू कश्मीर और दूसरा हमारा कौन सा है, लद्दाख है, जो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। बात समझ में आया? हमने क्या कहा कि केवल 2 यूटीज ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब आपसे पूछ सकता है बीपीएससी कि इस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय यूटीज कौन सा है, तो क्या हम बोलोगी नीता? देख रही हो लद्दाख कितना बड़ा है, देख रही हो ना यहाँ पे, ये सबसे बड़ा। छोटा यूटीज कौन सा हो जाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन जैसे भी पूछेगा आपसे, हम कोशिश मतलब उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि पूछना है या डिस्कस करना है, हम आगे बढ़ें आगे? पांडे जी क्या हाल है आपके? जी ठीक है। ठीक है, नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। देखते हैं क्लास। आपका थोड़ा सा काम का लोड भी ज्यादा हो गया होगा, अभी एडमिशन सब चालू है ना। कल भी समझ में आ रहा है कि मच्छर का प्रकोप बढ़ गया आपके यहाँ? आ रहा है समझ में। चलो अब देखो, हम आगे कुछ फंक्शनल पॉइंट्स हैं, उस फंक्शनल पॉइंट को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। फंक्शनल पॉइंट का मतलब यह होता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैडम आप आ गई हैं क्लास में? देखो, हमने कहा क्या कि कुछ हमको ऐसे फंक्शनल पॉइंट जानने हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो इसमें फैक्चुअल हो सकता है कि हम जो बोले आपको पता हो, लेकिन थोड़ा सा हम ज़्यादा समझा देंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। हमने पूरा भारत का चर्चा कर लिया, पूरा पड़ोसी देशों का चर्चा कर लिया है ना। अब एक श्रीलंका छोटा बेचारा चुप है, तो ये बेचारा उदास क्यों होगा? अभी देखोगे ना यूट्यूब पे एक छोटी सी लड़की है ना, श्रीलंका की है, उनका काफी गाना वायरल हुआ है, सिंगली में वो गाती है,
उसका बोले हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ है वह गाना, है ना। तो जो नया वाला था हाँ नया वाला भी आया हुआ है, उसको बहुत मनी के हित। हाँ मनी के हिते, ये मतलब टिकटॉक देखता है ना। बहुत अच्छा वो बोलती, वो वास्तव में श्रीलंका में जो सिंहली भाषा बोली जाती है ना, उसका क्षेत्रीय लैंग्वेज में बहुत लिखा गया हुआ है, उसका म्यूजिक बहुत बढ़िया दिया गया हुआ है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका जो है ना, श्रीलंका है, यह वास्तव में एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सिंहली भाषा बोली जाती है। भारत में और विश्व में कहीं जाओगी तुमको सिंहली नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी देखती हो, हिंदी भाषा ज्यादा तो बोला जाता है वहाँ पापुआ न्यू गिनी में जाओगी, मॉरिशस में जाओगी, वहाँ छठ दिवाली होता है, वहाँ लोग ज्यादा बोलते हैं, है ना। त्रिनाड टोबैगो जाओगी, वहाँ हिंदी बोली जाती है, लेकिन सिंहली का सीमा क्षेत्र बस केवल श्रीलंका तक ही है, ये इसीलिए इसका नाम श्रीलंका पड़ गया हुआ। ठीक, अब ये मत जोड़ना कि यहाँ रावण का लंका था, कोई प्रमाण नहीं मिला है कि रावण का वहाँ लंका था या सेतु वगैरह सब था, वो सब बनावटी चीजें हैं। थोड़ा सा हकीकत में आकर पढ़ाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं श्रीलंका के विषय में, है ना। श्रीलंका के विषय में क्यों जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ना कि श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में। तो देखो तो पल्लवी, हमारे यहाँ क्या है कि श्रीलंका जो है, एक हमारे पास स्टेट आता है, स्टेट आता है, उस स्टेट का क्या नाम है, पाक स्टेट। अब तो यहाँ मामला फंस गया। अब ये बताओ तो पल्लवी कि स्टेट किसको कहते हैं। हमने साथ बताया था जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था ना आपको, उस समय हम चर्चा किए थे हम लोग आपसे। इसका अपोजिट में क्या होगा, जलडमरू मध्य। तुम बताओ तो नीता। सर जो जलीय भाग को जोड़े और स्थलीय भागों को अलग करे। हाँ आप सही है। और जलडमरू मध्य में इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक, देखो तो जो पाक स्टेट है, वो पाक स्टेट क्या करता है, एक संकरा या नैरो रास्ता है जो हमको क्या करता है, भारत को श्रीलंका से क्या करता है, विभक्त करता है, अलग करता है। ठीक, तो पाक स्टेट क्या करेगा, यहाँ पर हमको लिख देंगे कि इंडिया इंडिया को क्या करता है, इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा पाक स्टेट हो गया, इसी के गोद में और बसा हुआ है मन्नार की खाड़ी। नाम सुना है ना आपने, मन्नार की खाड़ी। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ देखो ना, गल्फ ऑफ मन्नार। तो अगर तुमसे मन्नार की खाड़ी के विषय में पूछे, यानी बे ऑफ मन्नार, इसके विषय में क्या बात बताओगी, बताओ। सर इसे तमिलनाडु के हिस्सा माना जाता है। किसको, म्यांमार को, किसको बोलो ना पल्लवी, जो बोलना है क्लियरली बोलो, बोल करके आधा मन में मत रखो। नहीं पता तो भूल गया दूसरा टॉपिक। देखो, यानी भारत जो पाक स्टेट है और बे ऑफ मन्नार है, मन्नार की जो खाड़ी है, वह दोनों क्या करता है, श्रीलंका को भारत से क्या करता है, अलग करता है। बात समझ में आया। और मन्नार की खाड़ी जो है, यह भारतीय हिस्सा है। कहा गया, यह भारतीय। सही बोलती हो तो चुप क्यों हो जाती हो। इसके लिए ना, बे ऑफ मन्नार के लिए भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, तो प्रूफ देना पड़ा था, चाहे जो भी किया हो, तब जाकर के श्रीलंका बोला कि नाम तुमको देंगे। समझ में आया। श्रीलंका शुरू से अलग था, वो मतलब मस्त रहता है बेचारा वो अपने आप में, है ना। तो हमको 2 पॉइंट यहाँ मिला पल्लवी कि श्रीलंका और भारत जो है वो क्या होता है, पाक स्टेट से, दूसरा हमारे मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। यानी पहला हमको फंक्शनल पॉइंट मिल गया। ठीक, अब देखोगी कि दूसरा अगर फंक्शनल पॉइंट हम बताएंगे, तो अब देखोगी जितने हमारे राज्य हैं, हमारे पास जितने राज्य हैं, तो अब देखोगे कि उसमें सबसे ज्यादा सीमा किसका लगता है, सर्वाधिक राज्यों से लगने, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाले राज्य, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य। बताओ तो अगर तुमसे पूछे
कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक, तो क्या बताओगी पल्लवी? देखो मैप तुम्हारे सामने में है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? जो हमारा उत्तर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश, है ना। यानी उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो क्या करता है, भारत के 8 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। ये पूछा जाता है बार बार, है ना। 8 राज्य कौन कौन है उसको लिख लीजिए। देखो कौन कौन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर उत्तराखंड आएगा सबसे पहले, मैप देख रही हो सारे बच्चे। उत्तराखंड के बाद देखो हिमाचल प्रदेश आएगा, हिमाचल प्रदेश से भी टच किया होगा इसका बॉर्डर। उसके बाद देखो हरियाणा के पास में आएगा। ठीक, अब देखो दिल्ली को तो छोड़ दें, इसको दिल्ली यूटी है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। फिर देखो हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। यानी 8 राज्य हमारे हो गए और एक बचता है हमारा यूटी यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो है भारत के 8 राज्यों और एक यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। अगर टोटल सीमा बोलेंगे तो 9 और राज्य पूछेगा तो हम क्या मानेंगे 8। इससे ज्यादा सीमा किसी का नहीं लगता है। बात समझ में आया? ठीक, अब देखो इतना पर हो गया है, हमारा इंट्रोडक्शन खत्म है। अब इसी से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा आप लोगों का। बात समझ में आया? अब देखते हैं कि थोड़ा सा हम चैनल पे चले आते हैं। चैनल का मतलब क्या होता है? अब देखो फैक्ट पढ़ने का तो बहुत है, जो महत्वपूर्ण था हमने उसको डिस्कस कर दिया है, सोचना नहीं चाहिए बस इन सब चीजों में। अब देखो अब हम क्या देखते हैं कि जो अब स्थलीय भाग का तो चर्चा कर लिया हमने, जितना इंट्रोडक्शन देना था हम लोगों को। अब देखते हैं थोड़ा सा हम आइलैंड का चर्चा कर लेते हैं। आइलैंड को हम कहाँ छोड़े, है ना। जैसे आइलैंड हमको शराब दे देगा तो मामला खराब हो जाएगा हम लोगों को। देखो तो कुछ ऐसे हमारे पास समुद्र में कितने आइलैंड है नीता? 2 ही आइलैंड है ना। एक हमारा लक्षद्वीप पड़ता है, दूसरा हमारा कौन सा पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। 2 ही है। ठीक, अब इन दोनों के संदर्भ में अगर हम देखें, इन दोनों के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमको कुछ क्या मिलता है? चैनल मिलता है। चैनल का मतलब होता है कि एक ऐसा काल्पनिक रेखा है कि जो क्या करता है, 2 सीमा क्षेत्रों को, चाहे वो स्थलीय हो या फिर क्या हो जलीय, उसको क्या करता हो, अलग करता हो। ठीक, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोको स्टेट। आपके पास अगर मैप है तो मैप में खोजिए तो कोको स्टेट कहाँ है। हमको कोको स्टेट क्या करता है कि कोको स्टेट जो है वह क्या करता है कि कोको आइलैंड, कोको आइलैंड म्यांमार के पास में। हाँ, कोको स्टेट जो है वह कोको आइलैंड और बताओ तो किसके मध्य स्थित है यह? कोको द्वीप। हाँ, कोको आइलैंड जो होगा ना, पहले वो इंडिया का ही भाग था सर, तो दे दिया फिर बाद। ये देखोगी कोको आइलैंड जो है वह म्यांमार का हिस्सा है ना। और कोको स्टेट जो है वह कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान को यानी नॉर्थ अंडमान को क्या के मध्य में, नॉर्थ अंडमान के बीच स्थित है, बीच स्थित है। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से सारे बच्चे, कहाँ गया? देखो यहाँ मैप आपके पास में अगर होगा तो देखो यहाँ 14 डिग्री है ना, इसी के पास में देखो कोको आइलैंड मिला होगा, है ना। कोको आइलैंड है ना, तो कोको आइलैंड लिखो यहाँ पे। इसे कोको हमने स्टेट लिखा है ना, तो अगर आपकी इच्छा हो ज्यादा, अगर मन खुश करना चाहें आप लोग तो कोको यहाँ चैनल भी लिख सकते हैं। देख रही हो ना कि यहाँ जो कोको आइलैंड हमारा है यह क्या करता है, इसके उत्तर में हमारा कौन सा देश स्थित है? म्यांमार। और देख रहे हैं इसके नीचे कौन सा पूरा आइलैंड हमारा हो गया नीता? ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हो गया ना। लेकिन जब अंडमान का क्लासिफिकेशन पढ़ोगी तो देखोगी यहाँ कौन सा हिस्सा है, देखोगी नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ अंडमान क्या है हमारा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी आइलैंड है। तो कोको आइलैंड क्या होगा हमारा, या कोको स्टेट कह लो, कोको चैनल कह लो, वो किसके बीच स्थित हो गया पल्लवी? म्यांमार के और यह उत्तरी अंडमान के बीच में। कंफ्यूजन किसी बच्चे को इसमें समझ में आया जी? एक्चुअली ये मैपिंग हम बाद में करवाते, लेकिन हो सकता था कि बाद में कई बार स्किप कर जाता माइंड से। अभी फ्लो में है तो कर लो ताकि समझ में भी आ जाएगा। अब आता है हमारे पास डंकन पास।
डंकन पास। बताओ तो पल्लवी कि डंकन पास किसके किसके बीच स्थित है? यार बाप रे बाप, ये तो गलत चीज है ना। देखो, डंकन पास जो है वह भारतीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो हमारा दक्षिणी अंडमान है और लघु अंडमान है उसके बीच स्थित है। और लघु अंडमान के बीच क्या है, स्थित है। मैडम आप समझ रही हैं चीजों को? देखो यहां खोजो तो मैप है कि नहीं कर है? देखो यहाँ पर बालक, यहाँ पोर्ट ब्लेयर के पास कहाँ गया? पोर्ट ब्लेयर के ठीक नीचे तुमको मिलेगा डंकन पास। यहाँ देखो, पोर्ट ब्लेयर के ठीक नीचे तुमको डंकन पास मिलेगा। मिलेगा सारे बच्चों को? अब देखो कि इस डंकन पास के नीचे देखो कि नीचे नीचे मतलब क्या, नीचे को बोलते हैं छोटा अंडमान। और देख रहे ऊपर में कौन सा लिखे हम लोग? दक्षिणी अंडमान। देख रहे हैं यहाँ ना, ये सारा सारा हिस्सा जो है दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है। कहीं कहीं किताब में आपको इस दक्षिणी अंडमान की जगह पर लिख देगा आपको मिडिल अंडमान। तो दोनों सही है, दोनों में से जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आप इसको क्या कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आया? तो डंकन पास किसके बीच स्थित हो गया पल्लवी? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। देख रही हो ना, ये हमारा डंकन पास हो गया। उत्तर में जाओगे तुमको मिडिल अंडमान मिलेगा या फिर सदर्न अंडमान मिलेगा। नीचे हमारा लिटिल अंडमान हो गया। ठीक, अब देखो इसके आगे और हम चलते हैं। अब देखो कि 8 डिग्री चैनल खोजो अपने पास में। मिल गया कहीं पर आपको 8 डिग्री चैनल? जी वाह रे वाह, किसको अलग करता है बताओ तो? अच्छा, आदि आदि और अनादि को। मालदीव और क्या करता है? मिनी क्वाय के बीच स्थित है। गजब नाम इसका, नहीं नीता? माल मिनी क्वाय, मिनी क्वाय। देखो यहाँ पर देखोगी ना आप अच्छे से, तो कहाँ गया 8 डिग्री चैनल? देखो यहाँ पर है ना, जो हमारा 8 डिग्री यहाँ है ना, देखो एक रेखा से गया हुआ 8 डिग्री। देखो यहीं पर तुमको 8 डिग्री चैनल मिल रहा है ना। अब देखो इसके जो दक्षिण में जाओगे तो तुमको कौन सा यहाँ पर देश मिलेगा? इसमें मैप में नहीं लिखा, आपके मैप में होगा बड़े वाले में। यहाँ पर देखो कि ये मालदीव स्थित है। मालदीव एक देश है, मालदीव स्थित है। और जो मिनी क्वाय हमारा है, वह मिनी क्वाय हमारा कौन सा है? ये हमारा लक्षद्वीप का आइलैंड है। देख रहे हो ना? तो जो 8 डिग्री चैनल है वह भारत के मिनी क्वाय आइलैंड को क्या करता है? म्यांमार के बीच स्थित है। मिल गया? फिर देखो अब इसी के थोड़ा सा ऊपर आता है हमारा 9 डिग्री चैनल। समझ में भूगोल आ रहा है कि नहीं पल्लवी? करान पल्लवी तो पढ़ी होगी इसलिए उसको दिक्कत नहीं ज्यादा हो रहा होगा। मेरे बच्चों को तो हो सकता है समझ में ना आए। देखो समझ में आ रहा है आ रहा है ना? जिस डर नहीं लग रहा भूगोल से? में मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है, अच्छी बात है। देखो अब 9 डिग्री चैनल खोलो तो पल्लवी देखो 8 के ठीक ऊपर आएगा 9 है। काबा रत्ती और मिनी क्वाय के बीच में है ना। ये सबको याद भी करना। मैप में तो हम दिखाई दे रहे हैं, कोशिश करना कि सबको हम रट ले, याद कर ले, नहीं तो फिर समस्या हो सकता है हो जाए आप लोगों को। देखो 8 के ऊपर जाओ 9 डिग्री चैनल में, देखो कि देख रहे हो यहाँ पर क्या? हाँ जी, जैसे क्वेश्चन देखे थे कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मालदीव और मिनी क्वाय के बीच स्थित है, अलग किसको करता है? मतलब उसी को ना करेगा जी। और मतलब अलग मिनी क्वाय, मतलब अर्थ यही हुआ ना? यही हुआ अलग। वही तो हम भी देख रहे हैं कि वीडियो रुक क्यों गया। अच्छे लगा मेरा रुका।
हमको तो लग गया डर कि कहीं हमको चूना तो नहीं लग गया भाई 20,000 रुपया का चीना। अच्छा बैटरी खत्म हो गई इसकी। ये सब कैमरा है ना कि एक बार जब खराब हो गया तो फिर दूसरा खरीदिए, नया आप रिपेयर हो नहीं पाएगा ये सब। कौन कंपनी का लिए सर? हैं? कौन कंपनी का? ये लॉगिटेक का है। ये 29,000 का लिया था, छोटा सा ही है बिल्कुल, वो वीडियो के लिए लिया हुआ था इसको, केवल वो आप क्लास में ही पढ़ा सकते हैं, फोटो नहीं खींच सकते इन सब वीडियो से। देखो अब नैनी चैनल क्या है कि कावारत्ती, देखो यहाँ पर कावारत्ती ऊपर आएगी, ऊपर आइएगा ना कावारत्ती, कावारत्ती और यहाँ पर देख रही है ना कौन सा मिनी को आइलैंड हमारा हो गया। तो इसको क्या करता है, ये इसके बीच स्थित है या फिर इसको अलग करता है। जो भी आपको भाषा शैली यूज करना है, क्वेश्चन में जैसे पूछता है वैसे आप कर लीजिएगा। फिर देखो तो नीता 9 के ऊपर थोड़ा सा मोड़ आते हैं 10 डिग्री चैनल पर। 10 डिग्री कहाँ है, इसमें वो नहीं पड़ेगा। देखो किसी को देखो यहाँ पर है ना, यहाँ देखो पूर्व में लिखा होगा 10 डिग्री चैनल, यहाँ होगी ना, देखो 10 डिग्री चैनल। बताओ तो पहले भी 10 डिग्री चैनल के पीछे में क्या है। टेन डिग्री चैनल क्या करता है कि अंडमान और निकोबार, देखो 10 डिग्री है ना, ऊपर का हिस्सा कौन सा हमारा हो गया, पूरा का पूरा गया अंडमान आइलैंड हो गया, और नीचे का हिस्सा कौन सा हमारा हो गया, वो पूरा पूरा निकोबार आइलैंड हो गया। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि हमारा 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान निकोबार, ठीक है, ये क्या करता है कि बीच में स्थित है। ठीक, लिख लीजिए अंडमान और निकोबार के बीच क्या है, स्थित है। स्थित है या फिर ये कह लो कि अलग करता है, जो भी आपको लिखने का इच्छा है वो लिख लीजिएगा। ठीक, चलो हो गया। अब देखो एक और हमारे पास आता है क्या चैनल, उस चैनल का नाम है ग्रांड चैनल। बताओ तो हिमांशु ग्रांड चैनल क्या है, किसको क्या अलग करता है। ये हमारे मैप में नहीं मिला, जो मेरा मैप छोटा है, आपके पास जो बड़ा वाला मैप होगा ना उसमें मिलेगा। देखो ग्रांड चैनल जो है वो निकोबार के बहुत नीचे है, जो ग्रेट निकोबार है ना उसके बहुत नीचे है। तो जो हमारा ग्रांड चैनल है वह वास्तव में भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। भारत और इंडोनेशिया के बीच क्या है, स्थित है, या फिर क्या कह ले, इसको क्या अलग करता है, जो भी आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं, है ना, ग्रांड चैनल। ठीक, अब देखो अब हम पाक स्टेट बता देंगे। पाक स्टेट क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो उसको हम लिखने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया। अब देखो लक्षद्वीप चैनल, सुमात्रा द्वीप भी रहता है ना इंडोनेशिया में। हाँ वो सुमात्रा है। जी 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 वही है। तो इंडोनेशिया का मतलब सुमात्रा ही, आपके वो सुमात्रा ही लिख लीजिएगा, है ना। अब देखो लक्षद्वीप चैनल किस और हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है ना, 10 डिग्री जोड़ता है और स्थित है। जी जी वो भी कह सकते हैं, पानी के देश वो ये है। लक्षद्वीप चैनल जो हमारा है, यहाँ देखिए लक्षद्वीप कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे है ना। देखो बताओ तो लक्षद्वीप चैनल जो है उसके विषय में क्या अच्छी जानकारी है। देखो डिग्री वाला सर, नहीं लक्षद्वीप चैनल 9 डिग्री होगा सर। हाँ। लक्षद्वीप चैनल जो हमारा है वास्तव में कि लक्षद्वीप चैनल को क्या हम लोग बोलते हैं, यह 8 डिग्री चैनल ही है। ठीक, जो क्या करता है हमारा पूरा 9 डिग्री होगा ना सर। 9 डिग्री नहीं हुआ। जो लक्षद्वीप चैनल हमारा यह क्या करता है कि मालदीव को संपूर्ण लक्षद्वीप से अलग करता है। ये 8 डिग्री के भी नीचे होगा, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप चैनल जो हमारा है वो ऊपर होगा ना सर। कहाँ ऊपर होगा, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ेगा ना सर। नीचे 8 होगा, उसके ऊपर 9 होगा, उसके हमने लिखा है लक्षद्वीप चैनल, आपको क्या 10-12 दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप चैनल वास्तव में क्या है कि देखो भारत सरकार के द्वारा एक मानी गई काल्पनिक लेखा है कि जो समूचे लक्षद्वीप आइलैंड को क्या करता है, मालदीव से अलग करता है।
यानी यहाँ पर आने के बाद में आप कहाँ इंटर कर जाइएगा, लक्षद्वीप पे इंटर कर जाइएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा संपूर्ण लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को जी सर, मैंने कोई द्वीप लक्षद्वीप कर लिया। हाँ, लक्षद्वीप और मालदीव को क्या करता है, मालदीव के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। ठीक, किसी किसी मानचित्र में देखिएगा 8 डिग्री के नीचे जाओगे ना, हल्का सा लगभग 8 डिग्री 4 मिनट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके नीचे जैसे ही आओगे ना थोड़ा सा, तो तुमको किसी किसी मैप में ना तुमको लिखा रहेगा लक्षद्वीप चैनल, इसमें नहीं है लेकिन नीचे ही रहता है। ये क्या करता है, समूचे हमारे लक्षद्वीप का जो भी कंपाइल रूप से पूरा आइलैंड है, उस आइलैंड को क्या करता है, मालदीव से अलग करता है। ये यूं कहें कि ये हमारे बीच में स्थित है। बात समझ में आया? चलो, ये अब जो हमारे महत्वपूर्ण आइलैंड वगैरह थे या जो चैनल थे हमने उसको पढ़ लिया है। अब देखते हैं क्या कि कुछ रेखाएं हैं जो भारत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच में स्थित है। ठीक, बताओ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उन रेखाओं को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि मैक-मोहन रेखा को। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले मैंने मैक-मोहन रेखा का चर्चा किया है, तो बताओ तो मैक-मोहन रेखा किसके किसके बीच में है नीता? मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। बात समझ में आया? यह अंग्रेज था, मैक-मोहन नाम का अंग्रेज था, जो क्या कह दिया है कि भाई यह सीमा वही तय कर दिया था। जितना आप चाइना का बॉर्डर देख रहे हैं ना इंडिया के साथ में, यह जो रेखा इसी को हम लोग बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैक-मोहन रेखा जो है यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नहीं है, बल्कि इसका रेखा का जो निर्धारण किया गया हुआ, देखो अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा जगह है, ब्रूनी नाम होगा यहाँ कोने में, तो यहीं पर तिरछा घिसा हुआ है बिल्कुल टीप के आकार का, ऐसे वहीं पर मैक-मोहन रेखा स्थित है। यानी अगर आपसे पूछ दे कि मैक-मोहन रेखा कहाँ स्थित है, क्या बताओगी? अरुणाचल प्रदेश में। देखोगे अभी कुछ दिन पहले ही ना आपसे पूछा, बहुत न्यूज में था कि चाइनीज आर्मी ने ना मैक-मोहन लाइन को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। इसका तय जो किया गया कि यहाँ तय कर दिया गया कि हाँ भाई, इसके ऊपर चाइना तुम्हारा हिस्सा होगा, इसके नीचे तुम्हारा किसका होगा, हमारा इंडिया का हिस्सा होगा। तो जो मैक-मोहन साहब थे वह वास्तव में 1914 ईस्वी में अंग्रेजे रहे होंगे ना, इन्होंने ही सीमा का तय किया गया था। लेकिन चाइना तो थुथुर है, वो 1914 से ही उसको नहीं मान रहा है, बोला कि हम आपके रेखा को मानवे नहीं करेंगे। और भारत सरकार कहती है कि भाई मैक-मोहन साहब ने जो रेखा को तय किया है उसी पर हम लोग चलते हैं, ना तुम्हारे साथ कोई विवाद होगा ना हमारे साथ विवाद होगा। लेकिन चाइना साहब क्या करते हैं, हमेशा इसका मैक-मोहन लाइन का उल्लंघन करता है और हमारे यहाँ क्या करता है, हमारी प्रभुता को हनन करने का प्रयास करता है या हमारी सीमा क्षेत्र को हथियाने का प्रयास करता है। समझी पल्लवी? तो मैक-मोहन रेखा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कब इसका निर्धारण किया गया हुआ था? तो 1914 में। बात समझ में आया? अब देखो, अब हमारे पास आता है रेड क्लिफ। मैडम समझ में आ रहा है आपको? देखो, अब हमारे पास कौन सा रेखा एक आता है, एक और रेखा हमारा आता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक, तो बताओ तो कि रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? बताओ तो नीता। नीता, यह याद है कि किसके किसके बीच में है रेड क्लिफ रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक, यह कब तय किया गया था? जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उसी समय में रेड क्लिफ ये क्या थे, भौतिक थे, अंग्रेज था, भौतिकविद थे, इन्होंने ही तय कर दिया कि भाई इस सीमा के बाद में तुम वहां रहो और इसके सीमा के बाद में हम रहेंगे। आई बात समझ में? तो उन्हीं का एक तरह से देखा जाए तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कुछ हो सकता है। किसका? उस टाइम रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तो बांग्लादेश था नहीं सकता। कैसे होगा बताइए? उसमें स्पष्ट लिखा गया हुआ है रेड क्लिफ। इसका जब रिपोर्ट पढ़िएगा ना, गूगल पे मिल जाएगा आपको, इसमें लिखा गया हुआ है कि भारत और भारत का जो पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया हुआ है। तो पश्चिमी सीमा यही ना होगा, वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा होगा। यही कंफ्यूजन। हाँ, बांग्लादेश का जो सीमा है वो भाई 71 के बाद ना बना है उसका, तो उसका सीमा, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है ना। अब तो बांग्लादेश स्वतंत्र देश है, हो चुका हुआ है। तो देखिए, हल्का फुल्का विवाद है वो अलग की बात है, लेकिन जितना विवाद हमारा चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में है ना, वैसा तो नहीं है।
क्योंकि इसका एक ही कंफ्यूजन दूर करने का उपाय कि इसमें साफ लिखा गया कि रेड क्लिफ जो है वो क्या करता है, इंडिया के वेस्टर्न क्या करता है, बॉर्डर को वह तय करता है। ईस्टर्न का चर्चा नहीं किया गया, वो छोड़ दिया। तो हम जब आजाद हुए ना, तो आजाद होने के बाद में सब क्या कर दिया गया, बोला कि भाई पाकिस्तान तुम उधर रहो, हम तुमको इधर रहेंगे। तो अभी जहाँ मुखर्जी नगर बना बसा हुआ है ना, उसको बोलते हैं कि कैंप बोलते हैं, CAMP कैंप। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो इसके पास में तुमको पंजाब जाओगी, फिर तुमको पाकिस्तान आ जाएगा इस दिल्ली के बाद में, क्रॉस करने के बाद में। तो चूंकि तो दिल्ली राजधानी थी, तो जो भी रिफ्यूजी थे हमारे पास में, जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आए थे या फिर जो हमारे यहाँ जो बाहर चले गए थे, पाकिस्तान के जो पंजाबी थे, वो सब कैंप में आकर के बसे हुए। तो यहाँ आस पंजाबी लोग बहुत है, उसको शिविर लगाया गया, इसलिए इसको कैंप बोलते हैं। और वास्तव में जितना भी मुखर्जी नगर है या GTB नगर है, सब में रिफ्यूजी का ही घर द्वारा बना हुआ। 1947 से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये सब सरकार का जमीन था, तो सरकार ने उनको दे दिया। आज देखो कि लोग PG बना करके, होटल बना करके, होटल में बहुत पैसा कमा लिया ये सब। खैर चलिए, उसको तो बात की बात है। रेड क्लिफ रेखा हो गया, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास एक और रेखा आता है, उस रेखा का नाम है शून्य रेखा। शून्य रेखा का मतलब हो गया जीरो लाइन। अब बताओ तो पल्लवी, जीरो लाइन किसके किसके बीच में स्थित है? आपसे अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? देखो, हे भगवान, जीरो लाइन जो हमारा है, यह त्रिपुरा हमारा हो गया। दिख रहा है सारे बच्चों को मैप में? त्रिपुरा और जो बांग्लादेश के बीच में है। क्योंकि देखिएगा कि पहले त्रिपुरा और बांग्लादेश में बहुत विवाद था कि बांग्लादेश का कहना था कि त्रिपुरा हमारा हिस्सा है। क्योंकि बांग्लादेश का जो क्या है कि राष्ट्र का जो कोना है ना, जो कल्चरल है, वो बांग्लादेश का पूर्वी कोना, त्रिपुरा पश्चिमी कोना के बिल्कुल कल्चर दोनों का सेम ही है। अभी भी देखिएगा त्रिपुरा, बहुत सारे बांग्लादेशी लोग त्रिपुरा में क्या हो रखे हुए हैं, रिफ्यूजी बनकर के आए हुए हैं, स्मगलिंग करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं। तो इसलिए NRC लाया गया हुआ था। चाहे जो भी ये भारत सरकार ने कुछ लाया था कि हम रिफ्यूजी को क्या करेंगे, उधर है तो उधर ठेलेंगे, यहाँ रहेगा तो उधर इसको रखेंगे, ठीक। तो उसी को तय करने के लिए जब 1971 में क्या हुआ कि हम वो अलग हो गया बांग्लादेश और भारत अलग हो गया, तो विवाद इधर से नहीं था पूर्वी सीमा के साथ में, विवाद था हमारा कौन सा, बांग्लादेश के त्रिपुरा के पश्चिमी सीमा के साथ में विवाद था। उसी समय में क्या हुआ कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री और जो बांग्लादेश के पप्पा कहे जाते हैं मुजीबुर रहमान साहब, वो आपस में बैठे और वहां पर क्या कर दिया गया, एक काल्पनिक रेखा मान लिया गया क्या कि जीरो लाइन, कि भाई आप उधर रहिए, हम इधर रहेंगे, ना आप डिस्टर्ब कीजिएगा, हम डिस्टर्ब कीजिए करेंगे। और तब से लेकर अभी तक वो बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। वो अलग बात है कि अवैध व्यापार होता है, स्मगलिंग होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपना देश है तो देश तो चल ही रहा है हिसाब किताब से। तो ये किसके बीच में हो जाएगा पल्लवी बताओ? कहाँ गया? हाँ, ये हमारा हो जाएगा त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। अगर आपसे त्रिपुरा की जगह कहीं कहीं किताब में भारत भी मिले ना, तो उसको क्या कीजिएगा, उसको सही मानिएगा। अगर पेपर में आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में लिखेगा तो क्या मानिएगा, शून्य रेखा मानिएगा। और राज्य में त्रिपुरा के साथ में स्पेशली करके त्रिपुरा के साथ में रेखा तय किया गया हुआ है। बात समझ में आया? आगे चले, चलो, समझ में आ रहा है पल्लवी? सही में कि झूठ बोल रही हो? समझ में आ रहा। वाह, कंफ्यूजन कोई नहीं ना है? शून्य रेखा नहीं पढ़े थे। वाह, इसीलिए हमको पता था। तुम जब सांस ले रही थी एकदम बिल्कुल शांत हो गया था तुम्हारा आवाज, हम समझ गया कि तुम नहीं पढ़ी हो, इसलिए सुन रही हो ढंग से। चलो, अभी बता, बहुत आसान है। जी, भारत और अफगानिस्तान। सही बात है। सही बात। अभी के संदर्भ में बताओ। अभी लद्दाख और अफगानिस्तान। अभी भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखो, हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ गए। देखो, अगर ड्रोन रेखा का वर्तमान पूछे तो यह जो क्या है, यह हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। देखो ये यहाँ पे है ना, ये जो इलाका हमारा कहाँ गया, ये इलाका यहाँ पर ऐसे है, ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा है, ड्रोन रेखा है। अब यहाँ थोड़ा समझ लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोगों को। क्या था कि 1884 में
यानी कांग्रेस का जब गठन हुआ उससे एक महीने पहले बोलते हैं, 1 साल पहले क्या हुआ था कि डुरंड महोदय ने, उस समय तो पाकिस्तान भारत एक ही था ना, यहाँ ध्यान रखिएगा भारत का पाकिस्तान से कभी झगड़ा नहीं था सीमा का। भाई हमारे यहाँ अफगानिस्तान के लोग ने लूटा था, मोहम्मद गौरी आया था, कौन कौन नादिर शाह सब आया था, वो सब अफगाने का था, तो कोई सीमा विवाद नहीं था। बात समझ में आया। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अंग्रेज हमारे पास आए, व्यापार करने लगे, फिर पुर्तगीज आए, डच आए, तो उन लोगों के पास क्या हुआ कि सीमा तय करने लगा कि भाई तुम वहीं रहो, हम यहाँ रहेंगे, चाहे अपना उसका जो भी क्लासिफिकेशन रखा हो। या हो सकता है कि उस समय में क्या था, कुछ विवाद भी उत्पन्न हो गया था भारत में इंटर करने को लेकर के। अफगानिस्तान बोला कि भाई हमारा सीमा यहाँ है, और अंग्रेज को दिक्कत होने लगी। तो उसमें तो अंग्रेज आ गया था ना हमारे भारत में, अच्छा खासा मतलब पैठ बन गया था उन लोगों का। तो इन्होंने क्या किया, डुरंड महोदय ने, नाटक था, बहुत तेज था दिमाग का ये आदमी। तो इन्होंने, डुरंड साहब ने क्या कहा कि ठीक है कि हम आपको क्या करते हैं, दोनों, उसमें तो अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेजी सरकार ने और क्या अफगानिस्तान सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने डुरंड महोदय को बोला कि जाइए, ब्रिटिश हुकूमत का जो सत्ता होगा वो है, और जो अफगानिस्तान का सीमा होगा उसके बीच में आप सीमा तय करते हैं, ताकि सीमा का कोई विवाद ना हो। ठीक, तो डुरंड साहब ने क्या किया, 1884 में क्या किया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या किया, अफगानिस्तान के बीच में एक क्या किया कि काल्पनिक रेखा खींच दिया। ध्यान रखना, डुरंड रेखा जो है वास्तव में किसके लिए खींचा गया था, पहले भारत और अफगानिस्तान के लिए, कि उसका सीमा तय हो जाए। लेकिन जब हम आज़ाद हुए ना, जब हम क्या हुए, आज़ाद हो गए, और पाकिस्तान जब अलग हुआ हमसे, तो यह डुरंड रेखा ऑलरेडी किसके हिस्से में चला गया, देख रहे हैं यहाँ पर, ये चला गया हमारे पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक, इसकी यही कहानी है, इसके अलावा बस और कुछ नहीं समझना है। अब देखो, आज जो हम लोग का टॉपिक था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन, मतलब इंडिया का जो टोटल जो बेसिक चीज का कंसेप्ट है या बेसिक चीजें हैं, हम लोगों ने कोशिश किया कि सब कुछ बता दे, क्वेश्चन तो इससे नहीं छूटेगा। आपकी बस एक जिम्मेदारी रही कि जो नोट आपने किया होगा उसको एक बार फिर से पढ़